वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज, अगर हम वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट के एसईओ की बात करते हैं तो योस्ट प्लगइन का नाम ऑटोमेटिकली उसके साथ जुड़ जाता है। गाइज, अगर आप भी योस्ट प्लगइन को कंप्लीटली सीखना चाहते हैं, किस तरीके से योस्ट प्लगइन की हेल्प से आप अपने वेब पेजेस को, अपने पोस्ट को, अपने ब्लॉग्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बिल्कुल स्क्रैच से, क्या क्या डिफरेंट फीचर्स होती हैं योस्ट प्लगइन के अंदर, इन सभी चीजों को लेकर आ चुका हूं मैं केवल एक ही वीडियो के अंदर। इस कंप्लीट वीडियो के अंदर आप 100% योस्ट प्लगइन के थ्रू ऑप्टिमाइजेशन सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को। हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग योस्ट प्लगइन के ऊपर इन डेप्थ कोर्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। गाइस, वर्डप्रेस एसईओ की बात हो और योस्ट की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। काफी पावरफुल प्लगइन है ये, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। बट अगर आप एक बिगिनर हैं, आपने अभी ब्लॉगिंग शुरू करी या आपकी कोई वेबसाइट है वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म के ऊपर और आप एसईओ करना चाहते हैं, तो आपको योस्ट प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं आज के टाइम में अवेलेबल हैं जो योस्ट जैसा ही काम कर सकती है। हम उसकी बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये वाली जो सीरीज है, प्लेलिस्ट है, ये कंप्लीटली योस्ट के ऊपर है। तो यहां पर हम लोग केवल योस्ट प्लगइन की बात करेंगे। अभी मैं योस्ट प्लगइन को किसी दूसरी प्लगइन से कंपेयर नहीं करने जा रहा हूं, तो आप इस चीज को समझ लीजिएगा स्टार्टिंग में ही। तो योस्ट प्लगइन को जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर या ब्लॉग के ऊपर इंस्टॉल करने जाएंगे तो आपके सामने दो ऑप्शंस होंगे। एक तो ये कि क्या मैं योस्ट का जो फ्री वर्जन है उसको यूज करूं, या मैं योस्ट का प्रीमियम वर्जन जो है, पेड वर्जन जो है, उसको यूज करूं। दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? क्या प्रीमियम वर्जन यूज करने से हमारी वेबसाइट जल्दी रैंक हो जाएगी? क्या उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो वास्तव में हमें स्टार्टिंग में ही जरूरत पड़ जाएगी हमारी वेबसाइट के लिए? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे अगर आपकी वेबसाइट है और योस्ट को आप यूज करना चाह रहे हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सबसे पहले इसी चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि योस्ट की जो फ्री प्लगइन है वो किस तरीके से डिफरेंट है, या क्या अलग अलग फीचर्स है उसके अंदर, या क्या कम फीचर्स हैं उसके अंदर एसईओ प्रीमियम जो प्लगइन है। प्रीमियम के यहां पर सीधा सा मतलब पेड वाली जो प्लगइन है उससे रिलेटेड है। तो एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूं, देखो, अगर आप बिगिनर हो तो आपको प्रीमियम प्लगइन की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका 80 to 85% जो वर्क है ना, 80 to 85% वो आपका फ्री प्लगइन से बड़ी आसानी से हो जाएगा। आपको प्रीमियम प्लगइन की तरफ जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है, आपकी वेबसाइट पे लेट्स से आपकी वेबसाइट पे 500 पेजेस, आप बहुत सारे ब्लॉग्स जो है वो डाल रहे हो, इन दैट पर्टिकुलर केस आप प्रीमियम प्लगइन की तरफ जाओ। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हो, चीजों को सीख रहे हो, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीमियम प्लगइन की तरफ जाओ। अब मैं आपको सबसे पहले जो डिफरेंसेस हैं उनको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि प्रीमियम प्लगइन में आपको फीचर्स जो दूसरे हैं वो कौन से मिलते हैं, ताकि आपको स्टार्टिंग से ही ये चीजें क्लियर हो जाएं कि फीचर्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला जो फीचर है वो ये है कि फ्री प्लगइन में आप जो है फोकस कीवर्ड को, केवल सिंगल जो फोकस कीवर्ड है उसको आप यूज कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं प्रीमियम या पेड प्लगइन की बात करूं तो यहां पर आप मल्टीपल जो फोकस कीवर्ड्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं। तो जब आप एसईओ प्लगइन को यूज कर रहे होंगे तो आप देखेंगे यहां पर, जैसे आपको दिख रहा होगा, फोकस कीवर्ड को यूज करने का आपको ऑप्शन दिखता है। तो फ्री प्लगइन में आप केवल एक ही फोकस कीवर्ड जो है उसको यूज कर सकते हैं। फोकस कीवर्ड इज बेसिकली कि आप अपने पेज को किस कीवर्ड के अराउंड जो है वो ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई फोकस कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, लेट्स से आपका ये प्राइमरी कीवर्ड है आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली, मैं मान के चल रहा हूं, ये केवल एग्जांपल है, मान के चलते हैं ये आपका एक प्राइमरी कीवर्ड है। तो हो सकता है इसके कुछ वेरिएशंस भी हो, ठीक है, जिनको आप यूज करना चाह रहे हो, या वेरिएशन वाले जो क्वेरीज हैं, कीवर्ड्स हैं, उनको आप यूज करना चाह रहे हो अपने पेज के अंदर। तो आप अपने पेज को इसके वेरिएशन की भी अगर हम बात कर लें तो 3-4 कीवर्ड्स के ऊपर अगर आप अपने पेज को रैंक करना चाह रहे हैं तो वो आप यहां पर फोकस कीवर्ड अपना मेंशन करते हैं, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सजेशंस वगैरह प्रोवाइड करके दे योस्ट प्लगइन, ठीक है, आपके ऑन पेज में आपकी हेल्प करे। तो वो फीचर आपको मिल जाता है प्रीमियम वाले प्लेटफॉर्म के अंदर। फ्री वाले प्लेटफॉर्म के अंदर आप केवल एक ही फोकस कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। जो सेकेंड ऑप्शन है वो है ऑर्फन कंटेंट का। सबसे पहले ये समझो ऑर्फन कंटेंट का क्या मतलब होता है। देखो, अगर आपकी ये वेबसाइट है और इसके ऊपर आपने कुछ कंटेंट लिखा, आपने कुछ ब्लॉग किया, ठीक है, अब ये वाला ब्लॉग जो है, लेट्स से हमारी वेबसाइट थी a.com/ और जो हमारा ब्लॉग था कोई ये था व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, इसके ऊपर मैंने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसका एक पेज होगा, ये एक ब्लॉग है तो इसका एक पेज आपकी वेबसाइट पे बन जाएगा या ब्लॉग के ऊपर बन जाएगा। तो अब ये पेज अगर दूसरे आपकी वेबसाइट के ऊपर जो डिफरेंट पेजेस हैं, ठीक है, उनसे कहीं भी इस पेज को लिंक नहीं मिल रहा है,
मतलब इन पेजेस पे इस पेज का कहीं भी लिंक नहीं मेंशन्ड है, तो ये एक तरीके से आपका ऑर्फन्ड कंटेंट हो गया, ठीक है, एक तरीके से ऑर्फन्ड कंटेंट हो जाता है। तो इस टाइप के जो कंटेंट है, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई इस टाइप का कंटेंट प्रेजेंट होता है तो उसकी एनालिसिस करने में आपको हेल्प करता है योस्ट का प्लगइन। कौन सा वाला भाई? पेड वाला प्लगइन। तो एक तरीके से हम लोग इसको कह सकते हैं कि जो हमारी इंटरनल लिंकिंग है, ये क्या है? जब मैं लिंक्स की बात कर रहा हूं, आप ही के वेबसाइट के दूसरे पेजेस के लिंक्स की बात कर रहा हूं, तो इंटरनल लिंकिंग ही तो हुई, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि योस्ट प्लगइन के जो पेड वाला वर्जन है, इसमें हम लोगों को इंटरनल लिंकिंग के एनालिसिस और इंटरनल लिंकिंग की स्ट्रैटेजी बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। तो ये बात तो सही है, योस्ट प्लगइन के अंदर एक दो फीचर्स ऐसी जरूर हैं जो काफी दमदार हैं, और उनमें से एक फीचर है हमारी इंटरनल लिंकिंग की, ठीक है। तो ऑर्फन्ड कंटेंट को मैनेज करने में ये हमारी हेल्प करता है, बट ये काम जो है वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। और ये तो आप जब कंटेंट लिखें ना, तभी इस चीज का ध्यान रखें कि ये वाला जो मैंने पेज बनाया हुआ है, इसको कहीं ना कहीं मैंने इंटरनल लिंक जो है वो दिया हुआ या नहीं दिया हुआ। तो ये अगर आपको एसईओ की बेसिक्स पता है, जो मेरी एसईओ की पूरी प्लेलिस्ट, अगर आप उसको 100% फॉलो कर लेंगे ना, ट्रस्ट मी, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका एसईओ। तो वहां पर मैंने इंटरनल लिंकिंग की स्ट्रैटेजी की भी बात करी, तो ये आपसे गलती होगी नहीं अगर आपको पहले से एसईओ के बारे में थोड़ा पता है। तो जब आप इस पेज का कंटेंट लिख रहे होंगे तो उसी वक्त आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि इस पेज का कहीं लिंक मैंने मेंशन किया हुआ है या नहीं। तो अगर वो छूट गया तब तो वो ऑर्फन्ड कंटेंट में आएगा, अदरवाइज तो वो ऑर्फन्ड कंटेंट में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं हम, और जो थर्ड फीचर हमें प्रीमियम प्लगइन देता है, दैट इज एक्चुअली रिडायरेक्टिंग द ओल्ड यूआरएल्स टू न्यू वंस, ठीक है। तो कुछ ऑटोमेटिक रिडायरेक्शंस की भी आपको ये फीचर्स प्रोवाइड कर देता है। तो ऐसी बहुत सारी फीचर्स विद रिगार्ड्स टू रिडायरेक्शन भी ये आपको प्रोवाइड करके देता है। अब रिडायरेक्शन के लिए बहुत सारी दूसरी प्लगइन्स भी हैं, पेड भी हैं और फ्री भी हैं, जिनको भी आप यूज कर सकते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि आपको स्टार्टिंग में इसकी जरूरत नहीं है कि भाई इसके बिना अब तो रिडायरेक्शन ही नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है। बट हाँ ठीक है, वैसे अगर योस्ट की प्रीमियम प्लगइन आप ले लेते तो एक ही प्लगइन के अंदर सारा काम हो जाता है, बट वो बिगिनर के लिए नहीं है ना। तो रिडायरेक्शन की भी जो समस्या है वो आपकी दूसरी प्लगइन्स की हेल्प से सॉल्व हो जाएगी, तो उसके लिए केवल प्रीमियम लेने की जरूरत है नहीं। उसके बाद योस्ट एसईओ प्रीमियम आल्सो इनेबल्स यू टू क्रिएट रेजेक्स रीडायरेक्ट। रेजेक्स रीडायरेक्ट का मतलब आप समझते हैं, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे उन सभी यूआरएल्स को रिडायरेक्ट कर दो जिनके अंदर एंड आ रहा है। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं केवल, मेरे सब उन यूआरएल्स को एक दूसरे पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दो जिनके अंदर न्यू आ रहा है। मेरे उन सभी पेजेस को दूसरे एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दो, 301 रिडायरेक्शन कर दो या 302, ये सब हम मेंशन कर सकते हैं उसमें, जिन पेजेस में डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, जिन पेजेस के यूआरएल में डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, उन सभी पेजेस को हमारे इस होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दो। तो इस टाइप की जो कंडीशंस होती है ना, वो सारी कंडीशंस हमारे रेजेक्स की हेल्प से होती है। बट ये ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें आपको रोज करनी होंगी। तो जैसे मैंने बताया, रिडायरेक्शन के लिए अलग प्लगइन्स होती है, तो उससे आपका काम हो जाएगा। इंटरनल लिंकिंग के सजेशंस, मैं बता रहा था ना आपको कि कुछ फीचर्स ऐसी हैं जो काफी पावरफुल हैं। उनमें से मेरी एक बहुत ही फेवरेट फीचर है योस्ट प्रीमियम के अंदर, विच इज इंटरनल लिंकिंग का सजेशन। तो आपके इस पेज को कहां से इंटरनल लिंक मिलना चाहिए, उससे रिलेटेड वो सजेशंस और इंसाइट्स आपको देता रहता है, पावरफुल इंसाइट्स देता रहता है। बट ये काम थोड़ा सा आपको मैनुअली करना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो इस पॉइंट से भी मैं ये नहीं कहूंगा कि योस्ट प्लगइन का जो प्रीमियम वर्जन है वो आपके लिए मस्ट हो जाता है। बट अगर आप 5-10 ब्लॉग रोज लिख रहे हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर रोज इतना कंटेंट जा रहा है, 400-500 ब्लॉग्स हैं, बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे पेजेस बन गए, तब मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं एक बार कि प्रीमियम की तरफ जाओ, आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सोशल प्रीव्यू फीचर, अगर आपका जो पेज है वो कहीं शेयर किया जाता है, ठीक है, तो उसका प्रीव्यू किस तरीके से आएगा, तो वो सारी चीजें आपको योस्ट प्लगइन की हेल्प से पता चल जाएंगी पेड वाले से, ठीक है। फ्री एक्सेस टू योस्ट एकेडमी, तो योस्ट की भी अपनी एसईओ की पूरी एकेडमी है जिसका आपको एक्सेस मिल जाएगा अगर आप पेड प्लगइन जो है वो लेते हैं। 8th जो पॉइंट है, यू कैन यूज द प्रीमियम रीडेबिलिटी एनालिसिस। देखो होता क्या है, जब आप अपना ब्लॉग लिखते हैं और अगर किसी ने योस्ट यूज किया होगा तो वो उसने इस फीचर को जरूर यूज किया होगा, और एक काफी इंटरेस्टिंग फीचर होता है। तो जैसे आपने ये कंटेंट लिखा अपने वेबसाइट के ऊपर, एक ब्लॉग लिखा, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है, तो ये कंटेंट एसईओ फ्रेंडली है या नहीं, ये आपको योस्ट प्लगइन बता देती है कुछ
जो है सिग्नल्स के थ्रू, जैसे रेड सिग्नल आपको दिखता है, येलो सिग्नल दिखता है आपको, है ना, रेड सिग्नल दिखता है हमें, येलो सिग्नल दिखता है। ऐसे अगर मैं रेड यहां पर बना दूं और उसके बाद अगर येलो की मैं बात करूं, रेड सिग्नल दिखता है आपको, येलो सिग्नल दिखता है आपको, ग्रीन सिग्नल दिखता है। तो कुछ बेसिस पर ये एनालिसिस करता है कि आपका जो कंटेंट है उसमें कीवर्ड फोकस कीवर्ड कहां कहां है, कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा फोकस कीवर्ड तो नहीं है, आपका टाइटल प्रॉपर है या नहीं है, आपका डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रॉपर है नहीं है या नहीं है, आपके ऑल टेक्स्ट जो है वो प्रॉपर है या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पर ये कुछ रीडेबिलिटी एनालिसिस करता है। अब जब मैं प्रीमियम की बात करता हूं तो ये एनालिसिस थोड़ी सी और स्ट्रांग हो जाती है, बट अगेन मेजर चीजें फ्री वाला जो हमारा प्लगइन है वो जो है वो कवर कर लेता है। तो हमें उसके लिए जरूरत नहीं कि अगर 2-4 फैक्टर्स और हैं तो उनके लिए हम प्रीमियम जो प्लगइन है उसको लें। अभी आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो और भी बहुत सारी प्लगइन्स आ गई जिनको मैं आगे बात करूंगा, बट क्योंकि योस्ट इतनी ज्यादा यूज होने वाली प्लगइन है, आज के टाइम में भी बहुत सारे लोग योस्ट प्लगइन के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। और ऐसा नहीं है, मैंने भी बहुत सारे वेबसाइट्स और वेब पेजेस को ऑप्टिमाइज किया है विद द हेल्प ऑफ योस्ट प्लगइन ओनली। तो कोई ऐसी चीज नहीं कि योस्ट प्लगइन के कंपैरिजन में अगर बहुत सारी दूसरी प्लगइन्स आ गई तो अब हम योस्ट प्लगइन को छोड़ दें और उसमें वो बात नहीं रही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, जब कोई दूसरी प्लगइन आती है, दूसरा प्रोडक्ट आता है, तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होते हैं उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करके दूसरे लोग लाते हैं ताकि वही उनकी यूएसपी बन सके, बिल्कुल ऐसा है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप योस्ट प्लगइन को भी यूज करें और दूसरी जो प्लगइन्स हैं उनको भी यूज करें। उसके बाद आपको जो भी इजी लगे प्लगइन यूज करने में उसको आप यूज कर सकते हैं। ये प्लगइन कोई आपको एसईओ करके नहीं देगी, इस बात को समझिए। प्लगइन आपको एसईओ करके नहीं देती है, प्लगइन आपको जो है एसईओ के एलिमेंट्स जो हैं वो एंटर करने को देगी। जैसे अगर आपको टाइटल मेंशन करना है तो ये प्लगइन हेल्प करेगी, ऑटोमेटिकली वो टाइटल नहीं लिख देगी। अगर आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन करना है तो डिस्क्रिप्शन लिखने में आपकी हेल्प करेगी, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली वो लिख देगी। तो कोई भी प्लगइन ऑटोमेटिकली नहीं करती है। जैसे कुछ चीजें ऑटोमेटिकली कर देती है, जैसे अगर स्कीमा मार्कअप लगाना है तो वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा प्लगइन के थ्रू, बट वो इतना बड़ा मुद्दा है नहीं कि उसको हमें ऑटोमेटिक लगाना है या नहीं लगाना है। तो अभी मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों को एक डिफरेंस समझ में आ गया होगा, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में कंक्लूजन लिखा हुआ है कि अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है, तो आपको योस्ट की जो फ्री प्लगइन है उसकी तरफ ही जाना चाहिए, प्रीमियम की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने बेसिक समझ लिया। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग इंस्टॉलेशन और प्रैक्टिकली देखेंगे क्या क्या फीचर्स हमें मिलती हैं और किस तरीके से हम लोग योस्ट प्लगइन को यूज कर सकते हैं। टाइप से क्विकली हम लोग योस्ट प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन है योस्ट प्लगइन की उसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ प्लगइन्स वाले में आ जाऊँगा, ऐड न्यू वाले सेक्शन में चला जाऊँगा। मैं बहुत ही सिंपल सा ये वीडियो है, बट एक कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक सा मॉड्यूल होता है इसके अंदर, वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। और यहाँ पर हम लोग योस्ट प्लगइन जो है टाइप कर देंगे, योस्ट सिंपली टाइप कर देंगे हम लोग। नाउ जो ये देख रहे हो आप, दिस इज द प्लगइन, योस्ट प्लगइन। आप देख सकते हो ना, 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन, कितनी पॉपुलर ये प्लगइन है। उसके बाद आपको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। और भी योस्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारी प्लगइन्स हैं आप देख रहे हो यहाँ पर, बट हमें ये वाली जो हमारी योस्ट की वर्डप्रेस एसईओ से रिलेटेड प्लगइन है उसको हमें इंस्टॉल करना है। मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा यहाँ पर। फाइन, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ये, इसमें कुछ भी नहीं है सर, नॉर्मल आप इंस्टॉल करते हो उसी तरीके से है ये। तो नाउ जब आप इसको एक्टिवेट कर दोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक योस्ट का अलग से सेक्शन दिख जाएगा। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर योस्ट का आपको अलग से सेक्शन जो है वो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। वापस अगर आप यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हो You have successfully installed Yoast SEO and your first time configuration का ऑप्शन यहाँ पर है। इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको वही पॉइंट्स मिलेंगे जो अगर आप यहाँ से स्किप भी कर जाते हो और यहाँ पर जाकर मतलब योस्ट प्लगइन के अंदर जाकर भी अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो वहाँ से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। वो लगभग पॉइंट्स वही होते हैं, पर ठीक है, एक बार हम लोग अगर इसको पहली बार सेटअप कर रहे हैं तो हम यहीं से फर्स्ट टाइम जो कॉन्फ़िगरेशन है उसी से करने की इसको कोशिश करेंगे, ठीक है। और देखते हैं किस टाइप से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन में आप आ जाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पर दिख रहा होगा फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन, एंड जो पहला पॉइंट है वो एसईओ डेटा ऑप्टिमाइजेशन का आपको दिख रहा है। मैं यहाँ पर स्टार्ट एसईओ डेटा ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ एक बार, और ये एक प्रोसेस जो है वो रन कर रहा है। सो नाउ एसईओ डेटा ऑप्टिमाइजेशन हो गया। नाउ वी विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। सेकंड वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। अब हमारी जो वेबसाइट है वो किस टाइप की वेबसाइट है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है या पर्सन है। तो मैं ऑर्गेनाइजेशन रख दूंगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है,
लेट्स से मैं उमर तस्कीर लिख देता हूँ यहाँ पर। ऑर्गेनाइजेशन का जो लोगो है वो हमें मेंशन करना है, देन वी कैन सेव एंड कंटिन्यू फर्दर। बट एक इमेज हमें यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, तो हम इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। फाइन। अब देखो ये इसलिए हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जो स्कीमा से रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं वो इसी वजह से हो पाएंगी। जैसे यहाँ पर देखो आप साइट प्रेजेंटेशन में दिख रहा है, इज योर साइट अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन, कंप्लीटिंग दिस स्टेप विल हेल्प गूगल टू अंडरस्टैंड योर वेबसाइट एंड इंप्रूव योर चांसेस ऑफ गेटिंग रिच रिजल्ट्स। मतलब स्कीमा डेटा जो ये ऐड करेगा वो इसी बेसिस पर जो है वो ऐड करता है। तो मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर देता हूँ, नेम आ गया उमर तस्कीर, और जो लोगो है वो मैं यहाँ पर एक पिक कर लेता हूँ क्विकली। लेट्स से यही हमारा लोगो है एक बार के लिए, बट आपको प्रॉपर जो आपका लोगो है वो आपको पिक करना है। नाउ सेव एंड कंटिन्यू करना है, और उसके बाद जो भी आपकी सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स हैं उनको आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जितनी भी प्रोफाइल्स आप मेंशन करना चाहो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर फेसबुक की और ट्विटर की प्रोफाइल जो ऐड कर दी। नाउ विल क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, मुझे अगर और भी प्रोफाइल्स ऐड करनी होती तो मैं फर्दर ऐड करते चला जाता। योस्ट एसईओ यूजेस ट्रैकिंग। अब यहाँ पर आप देखो, वी नीड योर हेल्प टू इंप्रूव योस्ट एसईओ, वी कैन कलेक्ट एनॉनिमस इन्फॉर्मेशन अबाउट योर वेबसाइट एंड हाउ यू यूज इट। तो वैसे भी योस्ट ट्रैक ही कर लेगा, तो अगर आप नो भी करते हो तब भी वो ट्रैक ही कर लेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें वो ट्रैक कर लेगा। अगर आपको योस्ट का न्यूज़ लेटर चाहिए तो यू कैन पुट इट ओवर हेयर, अदरवाइज आप सिंपली सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएं। दैट्स इट, हो गया भाई ये आपका जो कॉन्फ़िगरेशन था। नाउ यू कैन कम बैक टू योर योस्ट डैशबोर्ड। तो अब यहाँ पर जो आप चीज़ें देख रहे हो ना, जो भी हम लोग फर्दर सेटिंग्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ योस्ट एसईओ प्लगइन, वो सारी देखो आप यहाँ पर जनरल की कैटेगरी है। जनरल के अंदर डैशबोर्ड फीचर्स, इंटीग्रेशन, वेबमास्टर रिलेटेड टूल्स और फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद अगर मैं सर्च अपीयरेंस पे जाऊं तो उससे रिलेटेड मुझे यहाँ पर कुछ सेटिंग्स दिखेंगी, जनरल, कंटेंट टाइप्स, मीडिया, टैक्सोनॉमीज। ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके जो है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे और समझेंगे कि एक एक सेटिंग्स क्या है। तो बहुत डिटेल में, क्योंकि योस्ट का ट्यूटोरियल हम लोग कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखो अपीयरेंस में, देखो यहाँ पर जैसे नॉलेज ग्राफ एंड schema.org है ना, तो देखो इसी की तो इन्फॉर्मेशन अभी हम लोगों ने मेंशन करी थी वहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन और अपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं। फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन अगर आप उसको छोड़ भी देते हो तब भी आप बाद में यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है उनको मेंशन कर पाओगे। ये क्योंकि फ्री प्लगइन है, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये रिकमेंडेशन है कि आप योस्ट प्रीमियम ले लें। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये योस्ट प्रीमियम का जो पेज है उसके ऊपर ये आपको लेकर चले जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर देखो तो जो प्राइस है वो आपको दिख रहा होगा, $99 USD है। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर वापस क्लिक करूँगा तो योस्ट प्लगइन आप कितनी वेबसाइट्स के लिए यूज़ करना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास प्लान है, और 2 साइट या उससे ज़्यादा जब आप यूज़ करते हो यू विल गेट सम एडिशनल डिस्काउंट ओवर हेयर ऑल्सो। और योस्ट फ्री में क्या क्या चीज़ें नहीं है वो इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट करी हो। यही सारी चीज़ें मैंने आपको पहले वाले जो वीडियो था उसमें जो जहाँ मैंने डिफरेंसेस समझाया आपको, वहाँ मैंने आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझाई हैं। एक बार आप इस डॉक्यूमेंटेशन को भी प्लीज़ रीड कर लीजिएगा और भी ज़्यादा आपको क्लैरिटी हो जाएगी। दिस इज़ एसईओ अकेडमी। और बाकी जो सेटिंग्स हैं योस्ट एसईओ से रिलेटेड वो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो सिंपली आपको इंस्टॉल करना है योस्ट एसईओ को, और इंस्टॉल करने के बाद आपको उसे थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करके रेडी कर लेना है। सो गाइज, अगर आप योस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि योस्ट की जो प्लगइन है वो केवल वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म के लिए, बल्कि शॉपिफाई के लिए भी योस्ट की ऐप अवेलेबल है। बट ज्यादातर लोग जो योस्ट को यूज करते हैं वो वर्डप्रेस के ऊपर ही यूज करते हैं। तो हम लोग वर्डप्रेस के ऊपर पहले इन डेप्थ में समझेंगे और उसके बाद कुछ वीडियोस में हम लोग शॉपिफाई के रिगार्ड्स में भी बात करेंगे। किस तरीके से हम लोग योस्ट प्लगइन को यूज करके हमारे जो वेबमास्टर टूल्स होते हैं उनको वेरीफाई कर सकते हैं। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि गाइस, जब कभी भी आप लोग गूगल सर्च कंसोल के ऊपर या जो बिंग वेबमास्टर टूल है इनके ऊपर अपनी वेबसाइट को ऐड करने जाते हैं, वेबसाइट को सबमिट करने जाते हैं, तो जब आप अपनी वेबसाइट को वहां पर सबमिट करेंगे, जैसे गूगल सर्च कंसोल में आप सबमिट करते हैं, तो वो आपको एक कोड देता है और बोलता है कि इस कोड को आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाएं ताकि हम वेरीफाई कर पाएं कि जिस वेबसाइट को आप गूगल सर्च कंसोल के अंदर सबमिट करने जा रहे हैं वो आप ही की वेबसाइट है, राइट। तो ये हमें वेरिफिकेशन मेथड करना पड़ता है। अब इस वेरिफिकेशन मेथड में क्या होता है कि जो गूगल सर्च कंसोल से हमें कोड मिलता है वो हमें हमारी वेबसाइट के हेड सेक्शन में लगाना पड़ता है। ये एक तरीका है, वेरिफिकेशन के दूसरे तरीके भी होते हैं, बट हम यहां पर केवल मेटा टैग की बात कर रहे हैं कि जब आप गूगल सर्च कंसोल के ऊपर अपनी वेबसाइट सबमिट करने जाएंगे तो फिर वो आपको एक मेटा टैग देगा जिसको आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना है फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस। तो
यहां पर हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि योस्ट को हमने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर दिया है, तो इस बार जो गूगल सर्च कंसोल से हमें कोड मिलेगा उस कोड को हमें डायरेक्टली वेबसाइट में नहीं एंटर करना है, बल्कि हमें योस्ट प्लगइन के अंदर एंटर करना है। और योस्ट तो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट से कनेक्टेड है, तो योस्ट की हेल्प से हम लोग किस तरीके से जो वेरिफिकेशन है वो कर सकते हैं, वो हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो वेरिफिकेशन में हम लोग जो गूगल सर्च कंसोल है, ठीक है, जो गूगल का वेब मास्टर टूल है उसका वेरिफिकेशन देखेंगे, और एज वेल एज हम लोग क्विकली देख लेंगे कि बिंग वेब मास्टर टूल्स के लिए किस तरीके से हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। फाइन, तो यहां से मैं आ जाऊंगा सीधे सबसे पहले अपने बैकएंड में योस्ट एसईओ के। और योस्ट एसईओ में अगर आप आएंगे यहां पर, तो आप देखो जनरल वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है, जनरल वाले सेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहां पर आपको एक वेब मास्टर टूल का भी ऑप्शन दिख रहा है। आप यहां पर वेब मास्टर टूल्स के ऊपर जाएंगे तो बायदू, बिंग, गूगल एंड यांडेक्स के जो वेरिफिकेशन कोड है उनको आपको यहां पर मेंशन करने का ऑप्शन दिखता है। अब ज्यादातर केसेस में आप गूगल का वेरिफिकेशन कोड यहां पर मेंशन करते हैं, यानी कि गूगल के सर्च कंसोल को वेरीफाई करते हैं, या फिर आप अपने वेबसाइट को बिंग में वेरीफाई कराते हैं। बट यही दो चीजें आप करते हैं, और इनको तो बहुत ज्यादा लोग बायदू को और यांडेक्स को नहीं यूज करते हैं, तो हम लोग क्विकली गूगल का और बिंग का जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो यहाँ पर देख लेते हैं। बड़ा ही ईजी है। यहां से मैं आ जाता हूं अपने गूगल सर्च कंसोल के ऊपर, और लेट से आप अपनी वेबसाइट को जब इसके अंदर ऐड करेंगे, मैं करके दिखा देता हूं आपको। ऐसे अगर आप यहां पर ऐड करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो यू विल सी कि यहां पर आपको वेरिफिकेशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स दिखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं इस HTML टैग के बारे में जो आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है। तो आप HTML टैग जो यहां पर आप देख रहे हो, आपको इसको कॉपी करना है, इस HTML टैग को, और इसको कॉपी करने के बाद आप आ जाइए वापस यहां पर, ठीक है। और यहां पर आप गूगल का वेरिफिकेशन कोड जो है वो पेस्ट कर दें। तो ये हमारा गूगल का वेरिफिकेशन कोड जो है वो हमने यहां पर पेस्ट कर दिया है। फाइन, इसी तरीके से जब आप बिंग के ऊपर जाएंगे, मैं यहां पर बिंग के ऊपर भी आ जाता हूं एक बार, बिंग वेब मास्टर टूल्स के ऊपर, ठीक है। बिंग वेब मास्टर टूल मैं यहां पर एंटर कर दूंगा, और हम लोग एक बार स्टार्टिंग से बिंग के वेब मास्टर टूल के ऊपर आ जाते हैं। आप चाहें तो ये URL भी मेंशन कर सकते हैं, मैं गूगल पे सर्च करके आ गया। इसके बाद आपको यहां पर अपनी साइट जो है वो मेंशन करनी है। तो आपकी जो साइट है उसका मैं URL यहां से उठा लेता हूं एक बार के लिए। तो इस साइट को हम लोग यहां पर मेंशन करेंगे जो हमारी साइट का URL है, और हम इसको ऐड कर देंगे। गूगल सर्च कंसोल के थ्रू भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, बट यहां पर हम मैनुअली करना चाह रहे हैं, तो मैं ऐड करूंगा तो ये हमें फिर से वेरिफिकेशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स देगा। जैसे आप यहां पर देख रहे हो, XML फाइल के थ्रू मैं कर सकता हूँ, CNAME रिकॉर्ड DNS में ऐड करके कर सकता हूँ, बट हमारा जो तरीका है वो कौन सा है, HTML मेटा टैग के थ्रू हमें करना है। तो मैं सिंपली इसे कॉपी करूंगा यहाँ से, और कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ आ जाएंगे अपने योस्ट प्लगइन में, और यहाँ पर मैं बिंग का जो कोड है वो डाल दूंगा, और मैं इसको यहाँ पर सेव कर दूंगा। फाइन, सेव करने के बाद आपको यहाँ आना है, और यहाँ पर जरूर इसको वेरीफाई करके और डन के ऊपर क्लिक करना है। सिमिलरली आपको यहाँ आना है और वेरीफाई के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। फाइन, तो इस तरीके से आप की जो वेबसाइट है वो गूगल सर्च कंसोल के अंदर एज वेल एज बिंग वेब मास्टर टूल्स के अंदर जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। बहुत सारे फीचर्स हमको कवर करने हैं हम लोगों को योस्ट प्लगइन से रिलेटेड। ये तो अभी शुरुआत है, हम लोग धीरे धीरे बहुत सारे फीचर्स को देखेंगे। बट आज के टाइम में बहुत सारे लोग योस्ट प्लगइन का यूज नहीं करते हैं वेरिफिकेशन के लिए। बहुत सारे लोग डायरेक्टली वेबसाइट के कोड में जाते हैं और वहां पर ये जो HTML कोड है उसको पेस्ट कर देते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास योस्ट का भी ऑप्शन है, उसके थ्रू करना चाहें तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्टली पेस्ट करना चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। गाइस, योस्ट एसईओ प्लगइन के अंदर हमें एक बहुत ही छोटा सा फीचर मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं रीडेबिलिटी एनालिसिस। तो हम लोग यही समझने वाले हैं कि ये फीचर किस तरीके से हमारी एसईओ में हेल्प करने वाला है। गाइस, हम सभी को पता है कि गूगल आज के टाइम में हमें ये रिकमेंड करता है कि हमारे वेब पेज के ऊपर जो कंटेंट है ना वो इजी टू रीड होना चाहिए और साथ ही साथ इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। मतलब हम इतना कॉम्प्लेक्स कंटेंट ना लिखें, हम इतनी कॉम्प्लेक्स तरीके से उसको वहां पर प्रेजेंट ना करें, जो उसका स्ट्रक्चर है उसको इतना कॉम्प्लेक्स ना बनाए कि सामने वाला जो यूजर है वो उसको समझ ही ना पाए। बल्कि हमारी जो लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू गूगल, हमारा जो कंटेंट है अकॉर्डिंग टू गूगल, वो इस टाइप का होना चाहिए कि एक 5th 6th क्लास का बच्चा भी अगर हमारे कंटेंट को पढ़ रहा है तो उसकी मीनिंग जो है वो समझ सके। आपको बड़े ही कॉम्प्लेक्स तरीकों से ग्रामर का नहीं यूज करना है, भारी भरकम शब्दों का आपको नहीं यूज करना है, जो आपका कंटेंट है उसके स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। तो ये सारी जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, इन्हीं की एनालिसिस करता है रीडेबिलिटी एनालिसिस का फीचर। तो कहने का सीधा सा मतलब यह है कि हमारे वेब पेज के ऊपर जो कंटेंट है वो इजी टू रीड और इजी टू अंडरस्टैंड है या नहीं है, इन्हीं चीज को चेक करता है रीडेबिलिटी एनालिसिस, और उसके हिसाब से हमें बताएगा कि कहां पर हम गलती कर रहे हैं तो उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। रीडेबिलिटी एनालिसिस अगर देखा जाए तो एक तरीके से
एसईओ एनालिसिस का ही फीचर है। आप इसको दो अलग अलग चीजें मत समझिए। आप ये मत समझिए कि एसईओ एनालिसिस एक अलग चीज है और रीडेबिलिटी एनालिसिस एक अलग चीज है। नहीं, आपकी एसईओ तभी कंप्लीट होगी जब आप रीडेबिलिटी एनालिसिस करेंगे और आपकी जो वेबसाइट का कंटेंट है, वेब पेज का जो कंटेंट है वो रीडेबल, जो मैंने आपको बताया, इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू रीड होगा, तभी आपकी कंप्लीट जो है वो एसईओ हो पाएगी। तो चलिए देखते हैं कि योस्ट प्लगइन के अंदर हमें ये फीचर कहां पर दिखता है और क्या क्या चीजें हमें यहां से देखने को मिलती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ये। इस टाइप की चीजें जनरली लोग इग्नोर कर जाते हैं और ज्यादातर लोग ना एसईओ के दूसरे फैक्टर्स को बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं, बल्कि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए देखते हैं इस चीज को। तो गाइस यहां पर मैं आ चुका हूं अपने वर्डप्रेस के बैकएंड में, और यहां पर जब आप योस्ट एसईओ के ऊपर जाएंगे तो यहां कहीं आपको ये ऑप्शंस नहीं दिखते। देखो, आपको क्या करना है, आपको सिंपली किसी ना किसी पेज के ऊपर जाना है, क्योंकि रीडेबिलिटी एनालिसिस एज अ फीचर क्या करने वाला है, हमारे पेज के कंटेंट की एनालिसिस करने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ रीडेबिलिटी पैरामीटर्स जो योस्ट के पास हैं। फाइन, तो मैं कोई भी एक पेज जो है वो पिक कर लेता हूं। जैसे यहां पर हमें कार्ट का एक पेज दिख रहा है, मैं इसके ऊपर एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहां पर योस्ट प्लगइन जो हमने इंस्टॉल करी उसकी वजह से ये आपको सेक्शन यहां पर दिख रहा है। तो यहां पर आपको योस्ट एसईओ से रिलेटेड जो फीचर्स हैं वो दिखाई देंगे। नीचे जो आप देख रहे हो टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये योस्ट एसईओ के फीचर्स नहीं है, ये एक दूसरी प्लगइन है टेबल ऑफ कंटेंट जो हमने इंस्टॉल करी, जिसकी वजह से यहां पर आपको ये टेबल ऑफ कंटेंट दिख रहा है। अदरवाइज यू शुड गो टू दिस योस्ट प्लगइन ओनली, ठीक है। और यहां पर आप देखो ये एसईओ रिलेटेड कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, और उसी के बगल में अगर आप देखोगे तो रीडेबिलिटी रिलेटेड है, फिर यहां पर स्कीमा और सोशल। तो हमारा पर्पस जो है वो रीडेबिलिटी से रिलेटेड। अब यहां पर देखो, इस एनालिसिस ने हमारे पेज के कंटेंट को चेक किया। अब इस पेज के ऊपर तो कंटेंट है ही नहीं, तो बहुत सारी कमियां निकल के आएंगी। तो यहां पर हमें देखना है कि कौन कौन सी वो कमियां हैं और किस टाइप से हम उसको दूर कर सकते हैं। देखो, दो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो देखो, यहां पर फ्लैश रीडिंग ईज में प्रॉब्लम है। देखो, ये जो योस्ट प्लगइन है ये हमारे कंटेंट को पढ़कर, उसको समझकर हमें 0 से 100 के बीच में एक स्कोर देता है। अब इस स्कोर का मतलब यह है कि ये स्कोर जितना कम होगा, आपके कंटेंट की जो रीडेबिलिटी है वो उतनी टफ होगी। मतलब अगर स्कोर 5 है, 10 है या 0 है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कंटेंट है, ठीक है, वो बहुत ही डिफिकल्ट टू रीड है, बहुत ही डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। वहीं पर अगर जो यहां पर फ्रिज रीडिंग ईज है, वो अगर उसका स्कोर ज्यादा होगा, विच मीन्स दैट हमारा जो कंटेंट है वो ठीक ठाक है। फाइन, उसके बाद यहां पर आप देखो इन्होंने सजेशंस भी दिए हुए हैं। ट्राई टू मेक शॉर्टर सेंटेंसेस यूजिंग लेस डिफिकल्ट वर्ड्स टू इंप्रूव रीडेबिलिटी, जो मैंने अभी आपको बताया। नॉट इनफ कंटेंट, यहां पर बहुत ज्यादा कंटेंट भी नहीं है, तो वो भी यहां पर दे रहे हैं ये। प्लीज ऐड सम कंटेंट टू एनेबल अ गुड एनालिसिस, तो वो कंप्लीट एनालिसिस नहीं कर पा रहे। उसके बाद पैसिव वॉइस यहां पर लिखा हुआ है कि यू आर यूजिंग इनफ पैसिव वॉइस, दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो आपको पैसिव वॉइस यूज करना है। उसके बाद आप यहां पर देखोगे कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस। तो कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस का मतलब आप समझो, यहां पर पहले तो जो इन्होंने एनालिसिस करी उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि यहां पर वैरायटी है आपके सेंटेंसेस में, आप कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस को नहीं यूज कर रहे हैं। कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है, जैसे मैं आपसे बोलूं आई एम कमिंग हेयर, उसके बाद मैं बोलूं आई एम उमर दस्तगीर, उसके बाद मैं आपसे बोलूं आई एम अ डिजिटल मार्केटर, उसके बाद मैं आपको बोलूं आई लव एड्स। तो आप क्या देख रहे हो, मैं आई और आई एम और इन सब वर्ड्स को बार बार ना हर सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज कर रहा हूं। तो दिस इज बेसिकली कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस, जहां पर हम एक टाइप के सेंटेंसेस को बार बार यूज कर रहे हैं, तो वहां पर वैरायटी नहीं होती। तो यहां पर ये क्या बोल रहे हैं कि आपने जो कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस हैं उनको आपने वैरायटी के साथ यूज किया हुआ है। देयर इज इनफ वैरायटी इन योर सेंटेंसेस। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के जो सेंटेंसेस हैं उनको आपने बार बार रीड किया। तो यहां पर भी हम ओके हो जाते हैं। देखो, ये यहां पर ओके इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा कंटेंट ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम इस फैक्टर्स के ऊपर ओके हो जा रहे हैं। हो सकता है अगर मैं यहां पर कंटेंट डालूं तो हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो जाए और यहां पर ये जो रेड मार्क है वो हो जाए। और उसके बाद अगर आप देखोगे यहां पर, तो सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यू आर नॉट यूजिंग एनी सब हेडिंग बट योर टेक्स्ट इज शॉर्ट इनफ एंड प्रोबेबली डजंट नीड देम। देखो, ये भी एक खुद से समझ रहा है योस्ट कि आपका कंटेंट उतना बड़ा नहीं है। जैसे मैं 500 वर्ड्स का कंटेंट लिख दूं तो वहां पर क्या होगा, 500 वर्ड्स का कंटेंट है तो मतलब अच्छा खासा कंटेंट है, उसकी लेंथ है, ठीक है, कंटेंट की। तो वहां पर योस्ट ये एक्सपेक्ट करता है कि आपकी जो कंटेंट है वो हेडिंग्स में डिवाइडेड होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, सब हेडिंग्स में डिवाइडेड होना चाहिए। बट क्योंकि योस्ट कह रहा है कि यहां पर आपका कंटेंट ही बहुत कम है, तो अगर आप सब हेडिंग्स नहीं भी यूज करो तो कोई बात नहीं, वैसे आपको सब हेडिंग्स यूज करना है। जो स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था, देखो रीडेबिलिटी एनालिसिस बेसिकली 2-3 चीजों के अराउंड ही आपके कंटेंट को चेक करता है कि आपका कंटेंट इजी टू रीड है या नहीं, स्ट्रक्चर्ड है या नहीं, और तीसरा जो होता है वो ये कि डेप्थ वगैरह आपके कंटेंट में
है या नहीं है, ग्रामेटिकली आप कितने सही हो। ये 2-3 चीजों के अराउंड ही रीडेबिलिटी एनालिसिस चेक करता है। उसके बाद सेंटेंस लेंथ जो कि ये कह रहा है, ठीक है। अगर यहां पर कुछ एरर होता, ठीक है, तो यहां पर आपको एक छोटा सा ऑप्शन दिख जाता है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि वो एरर कहां पर है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैं किसी एक और पेज के ऊपर चलता हूं जहां पर कंटेंट थोड़ा सा हो, ठीक है। तो लेट्स से मैं एक सैंपल पेज है यहाँ पर, ये स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया पड़ा हुआ है, यहां पर मैं जाता हूं, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कुछ कंटेंट हो, तो अब देखो यहाँ पर बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं सेंटेंसेस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं और वी विल गो टू रीडेबिलिटी। तो पूरा स्कोर अगर आप देखोगे तो रेड आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। फ्लेच रीडिंग ईज देखो अगर आप, तो ये 21 का स्कोर मिला है, जो कि अच्छा नहीं है। सेंटेंस लेंथ अगर आप देखो तो बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें 20 से ज्यादा वर्ड्स हैं, ठीक है। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो 2 सेंटेंसेस विल बी हाईलाइटेड, देख रहे हो आप, यहाँ पर एक कॉपी पेस्ट करके कंटेंट डाला गया है, तो यहाँ पर ये एरर हमें इसलिए दिख रहा है। बट मैं केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर किस तरीके से आपको काम करना है। ट्रांजिशन वर्ड्स, नन ऑफ द सेंटेंस कंटेन ट्रांजिशन वर्ड्स, तो हमें उनको यूज करने की जरूरत है। तो थोड़ा बहुत ग्रामर का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गुड रिजल्ट्स में पैसिव वॉइस है, कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस, को ये बोल रहा है कि यहाँ पर वेराइटी है, देयर इज इनफ वेराइटी इन योर सेंटेंसेस, फाइन। सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ग्रेट जॉब यहाँ पर। और पैराग्राफ लेंथ की बात करें तो कोई भी पैराग्राफ ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लेंदी हो वो पैराग्राफ, तो जो अप्रोप्रिएट लेंथ होनी चाहिए पैराग्राफ की वो अकॉर्डिंग टू योस्ट हमारी यहाँ पर है। तो आई बिलीव अभी आपको चीजें क्लियर हो गई हूँ कि रीडेबिलिटी एनालिसिस योस्ट एसईओ के अंदर क्या फीचर है और ये किस तरीके से काम करता है। मेक श्योर करें कि सबको ग्रीन कर दें, मतलब योस्ट के साथ ये एक चीज जुड़ी रहती है कि ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि भाई योस्ट में जो भी एनालिसिस हो रही है सबको ग्रीन 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 करना है आपको, दैट्स इट। बट पढ़ जरूर लें कि किस चीज को आप ग्रीन कर रहे हैं और उसको ग्रीन करने के पीछे पर्पस क्या है। गाइस सबसे पहले तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि कॉर्नर स्टोन आर्टिकल का क्या मतलब है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि योस्ट प्लगइन के अंदर कॉर्नर स्टोन आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करने से रिलेटेड एक छोटी सी सेटिंग है जिसकी बहुत ही कम लोग बात करते हैं, तो उसको हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग को समझना है वो यही समझना है कि कॉर्नर स्टोन आर्टिकल का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल और द पेजेस विच आर देयर ऑन योर वेबसाइट विच यू वांट टू रैंक फॉर कैन बी कंसिडर्ड इनटू द कॉर्नर स्टोन आर्टिकल सेक्शन। सीधा सा मतलब ये कि कॉर्नर स्टोन आर्टिकल हम उन पोस्ट को, उन ब्लॉग पोस्ट को अपनी या उन वेबसाइट के पेजेस को बोलेंगे जो वेबसाइट के पेजेस हमारी वेबसाइट के सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट के पेजेस हैं। अब एग्जांपल के तौर पे लेट्स से मेरा कोई एसईओ से रिलेटेड ब्लॉग है, अगर मैंने एसईओ से रिलेटेड कोई ब्लॉग बनाया हुआ है, कोई वेबसाइट बनाई हुई है और वहां पर मैं एसईओ से रिलेटेड बहुत सारे जो है पोस्ट करता हूं, आर्टिकल लिखता हूं, तो व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज ऑन पेज एसईओ, व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ, ये वो कंटेंट टाइप है जो कॉर्नर स्टोन आर्टिकल की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये वो कंटेंट है जो बेसिकली हमारी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हमारी वेबसाइट पे अगर कोई आएगा जो कि एसईओ से रिलेटेड अगर हमारी वेबसाइट है, तो हम चाहेंगे कि वो सबसे पहले ना हमारी वेबसाइट के इस वाले कंटेंट को ब्राउज करे या इस वाले कंटेंट को देखे, ठीक है। कौन सा वाला कंटेंट? जिसमें मैंने व्हाट इज एसईओ के बारे में बताया हुआ है, बेनिफिट्स ऑफ एसईओ के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ एसईओ के बारे में बताया। तो मैं चाहूंगा कि जो भी पर्सन मेरी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है वो सबसे पहले मेरे इस कंटेंट को ब्राउज करे या कंज्यूम करे। तो जो भी इस टाइप का सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आपकी वेबसाइट के ऊपर होता है, इसी को हम लोग कॉर्नर स्टोन आर्टिकल या कॉर्नर स्टोन कंटेंट या ब्लॉग जो भी है आप उसको बोल सकते हो। तो अब योस्ट प्लगइन यहां पर क्या करता है? देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपकी जो वेबसाइट है उसमें जो कॉर्नर स्टोन कंटेंट या आर्टिकल है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। योस्ट में आपको बताना पड़ता है कि भाई देखो ये मेरी एक पोस्ट है और ये हमारा कॉर्नर स्टोन कंटेंट या आर्टिकल है या पोस्ट है, तो वो कैटेगरी अलग हो जाएगी। भाई योस्ट में पता चल जाएगी कि भाई ये डिफरेंट जो हमारे पोस्ट हैं ये कॉर्नर स्टोन कंटेंट में आते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर जो आपकी रीडेबिलिटी एनालिसिस है और जो आपकी एसईओ एनालिसिस है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है उन कंटेंट के लिए, क्योंकि योस्ट समझता है इस बात को। जब आप ये मार्क कर दोगे कि भाई ये वाला जो ब्लॉग है ये हमारे लिए कॉर्नर स्टोन कंटेंट है, कॉर्नर स्टोन आर्टिकल है, आपने योस्ट को बता दिया, मार्क कर दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो योस्ट भी जो उसकी इवैल्यूएशन होती है, उसकी एनालिसिस होती है, उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर देता है और ज्यादा फैक्टर्स और ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर वो आपके कंटेंट को इवैल्यूएट करने की कोशिश करता है। तो एक तरीके से कॉर्नर स्टोन आर्टिकल डिफाइन करके आप योस्ट को बताते हो देखो भाई ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो उसको उसी नजरिए से देखता है योस्ट का सिस्टम और उसी नजरिए से आपको सजेशंस जो है वो प्रोवाइड करता है। यहां पर मैंने 2-3 पॉइंट्स और लिखे हैं जो भी मैं आपको बता देता हूं। कॉर्नर स्टोन आर्टिकल्स डिफाइन व्हाट योर साइट इज ऑल अबाउट, जो मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज
कि अगर आपकी कोई वेबसाइट पे आता है तो भाई ये हमारी वेबसाइट के बारे में है, एसईओ हमारी वेबसाइट के बारे में, फाइन। इट शुड बी हायर इन द साइट हायरार्की। अगर मैं साइट की हायरार्की की बात करूं तो जो हमारा कॉर्नरस्टोन कंटेंट या आर्टिकल होगा वो हमेशा वेबसाइट की हायरार्की में ऊपर होगा, ठीक है। जैसे मैंने एसईओ की बात करी तो पहले मैं एसईओ के बारे में लिखूंगा और उसके बाद मैं एसईओ के टाइप्स, ऑन पेज एसईओ या ऑन पेज एसईओ में भी अगर कोई चीज अंदर आ गई तो क्या हो गया, टाइटल ऑप्टिमाइजेशन हो गया, डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, स्कीमा मार्कअप हो गया, robots.txt हो गए। तो ये सारी चीजें ऑन पेज एसईओ के अंदर का पार्ट है। तो अगर मैं हायरार्की बनाने की कोशिश करूं तो हायरार्की में आप खुद समझो कि सबसे ऊपर क्या स्कीमा मार्कअप आएगा, नहीं। क्या सबसे ऊपर आपका टाइटल ऑप्टिमाइजेशन आएगा, डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन आएगा, नहीं। सबसे ऊपर क्या आएगा, ऑन पेज एसईओ। उसके बाद मतलब उससे भी ऊपर तो पहले व्हाट इज एसईओ आएगा। तो व्हाट इज एसईओ बेसिकली जो है वो कॉर्नरस्टोन कंटेंट है। तो हायरार्की में भी वो ऊपर रहता है, ठीक है। अगर मैं पेज की हायरार्की की बात करूं, पेज की हायरार्की के ऊपर भी मैंने एसईओ वाली प्लेलिस्ट के अंदर बहुत ही इन डेप्थ जो वीडियो है वो बना रखा है। तो एसईओ वाली प्लेलिस्ट अगर आप फॉलो करेंगे ना तो 200% एसईओ के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप से हम कॉर्नरस्टोन कंटेंट जो है वो योस्ट प्लगइन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं और उसके बाद किस तरीके से हम लोग उसको ऑप्टिमाइज करते हैं या किस तरीके से वो हमें दिखाई देता है वहां पर, ठीक है। तो मैं यहां पर आ जाता हूं पोस्ट के ऊपर, ठीक है। एंड ये मेरी बहुत सारी जो पोस्ट हैं हम लोग उनको ले लेते हैं पहले। जैसे मैं यहां पर ऑल पोस्ट पे आ जाता हूं, ठीक है। तो मैं किसी भी पोस्ट को अगर ओपन करूंगा, दिस इज, आप ऐसे मान के चलो हमारा ब्लॉग है, मैं इसको एडिट में लेकर जाता हूं और जब मैं इस पोस्ट को ओपन करूंगा, ठीक है, एडिट मोड में, तो आपको पता है योस्ट प्लगइन से रिलेटेड जो ऑप्शंस है वो मुझे यहाँ नीचे दिखाई देंगे, ठीक है। तो एक बार के लिए ये जो हमारा एसईओ वाला सेक्शन है योस्ट एसईओ में, इसी में हम लोग नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कॉर्नरस्टोन कंटेंट दिख रहा है। तो अगर मुझे इस ब्लॉग पोस्ट को कॉर्नरस्टोन कंटेंट जो है वो डिफाइन करना है तो मेरे पास यहां पर ऑप्शन है, कॉर्नरस्टोन कंटेंट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सटेंसिव आर्टिकल ऑन योर साइट। तो मैं इसको कर दूंगा ऑन और इसको मैं कर दूंगा यहां से अपडेट। तो अब मैंने क्या किया, हमारा ये वाला जो ब्लॉग पोस्ट था, ठीक है, उसको मैंने कॉर्नरस्टोन जो है वो डिफाइन कर दिया। अब मैं वापस आता हूं, ठीक है, और मैं यहां पर भी रिफ्रेश करूंगा एक बार। देखो यहां पर अभी कॉर्नरस्टोन कंटेंट में मुझे 0 दिख रहा है, बल्कि मैंने डिफाइन कर दिया। मुझे रिफ्रेश करना है, अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहां दिख जाएगा। तो जो भी आपके कॉर्नरस्टोन कंटेंट होंगे 4-5 जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो आप यहां पर आ जाओ और कॉर्नरस्टोन कंटेंट में आप चले जाओ और यहां पर देखो आपके कॉर्नरस्टोन कंटेंट है, ठीक है। तो अगर आपने योस्ट का प्रीमियम प्लगइन ले रखा होगा तो अगर आप इसमें एडिट करोगे, ठीक है, तो जो इंटरनल लिंक से रिलेटेड आपको सजेशंस मिलते हैं, यहां पर आपको इंटरनल लिंक से रिलेटेड जो सजेशंस है वो दिखने लगेंगे योस्ट के अंदर, ठीक है। अभी आपको इंटरनल लिंक से रिलेटेड कोई भी सजेशन इस पेज के अकॉर्डिंग आपको नहीं दिख रहा है और उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ये प्रीमियम प्लगइन नहीं। अगर प्रीमियम प्लगइन होती तो इस कॉर्नरस्टोन कंटेंट जिसको आपने मार्क किया, इस पोस्ट को कहां से इंटरनल लिंक मिलने चाहिए, सारे सजेशंस आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये एडवांटेज होता है, ठीक है। आप बिल्कुल इसको अलग से फ्लैग करके रखा है आपने, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर लिंक से रिलेटेड आपको यहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नंबर ऑफ आउटगोइंग लिंक्स हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ इनकमिंग लिंक्स हो गया। तो अगर आप बहुत ज्यादा मल्टीपल जो कंटेंट है वो पोस्ट करो, बहुत सारी ब्लॉग पोस्ट अगर आपने डाल रखी है तो वहां पर आप जो है जज नहीं कर पाओगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है। बट आपने क्या किया, यहाँ पर कॉर्नरस्टोन कंटेंट के अंदर उसको रख दिया, तो अब आपके पास इसकी एनालिसिस करने के लिए मतलब चीजें स्पेसिफिक हैं कि भाई यहां पर हमारे कुछ पोस्ट हैं, अब मैं उसकी एनालिसिस कर सकता हूं बड़ी आसानी से। तो अगर मैं वापस यहां पर एडिट करूंगा तो अब जो पैरामीटर्स हैं, ये वाले जो पैरामीटर्स आप देखते हो, ठीक है, एसईओ रिलेटेड जो पैरामीटर्स होते हैं यहां पर, ठीक है, एसईओ एनालिसिस के जो पैरामीटर्स हैं जो आप यहां पर देख रहे हो, एसईओ एनालिसिस के पैरामीटर्स और रीडेबिलिटी एनालिसिस के जो पैरामीटर्स हैं, ये स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली कॉर्नरस्टोन कंटेंट के लिए। तो बहुत ही छोटा सा फीचर है, ठीक है, बट ज्यादातर लोग क्या करते हैं, योस्ट एसईओ इंस्टॉल करने के बाद इस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट का बस वो एसईओ एनालिसिस करते हैं, दैट्स इट। बट ऐसा नहीं है, आप देख रहे हो ना कि बहुत सारे ऑप्शंस हिडन है, छोटे छोटे ऑप्शंस प्लगइन में आपको मिलते हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। फाइन, योस्ट प्लगइन के थ्रू हम लोग साइट मैप्स को जनरेट कर सकते हैं और किस तरीके से उस साइट मैप को हम सबमिट करेंगे गूगल सर्च कंसोल के अंदर, इसको हम लोग देखने वाले हैं। गाइस, साइट मैप क्या है ये मैंने बहुत ही डिटेल में एसईओ वाली प्लेलिस्ट के अंदर कवर किया है। यहां पर केवल हम लोग इस चीज को समझने वाले हैं कि योस्ट एसईओ प्लगइन के थ्रू हम लोग साइट मैप्स किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए, और अगर हम साइट मैप्स को एडिट करना चाहें तो क्या वो ऑप्शन हमें योस्ट एसईओ प्लगइन देता है, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइज, हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पर एक डमी वेबसाइट है, मैं ओपन कर देता हूँ ये डमी वेबसाइट आपके लिए।
और अभी क्या है कि जो वर्डप्रेस है ना, ये बाय डिफॉल्ट आपको एक साइट मैप देता है। तो अगर मैं यहां पर जाऊं umartaskeer.xyz/ अगर हम लोग यहां पर sitemap.xml टाइप करें तो आप देखोगे आपको एक बाय डिफॉल्ट जो साइट मैप है वो यहां पर देखने को मिलता है। अब ये जो साइट मैप है इसका यूआरएल अगर आप देखो तो wp-sitemap.xml है और यहां पर आपको डिफरेंट साइट मैप्स दिख रहे हैं। जैसे पोस्ट का एक अलग साइट मैप है, यहां पर अगर आप देखो तो पोस्ट पेजेस का एक अलग साइट मैप है, क्योंकि ये जो डमी वेबसाइट है ये वो कॉमर्स के ऊपर है तो प्रोडक्ट्स का और यहां पर टैक्सोनॉमी कैटेगरीज का साइट मैप आपको अलग दिख रहा है। उसी तरीके से यहां पर प्रोडक्ट कैटेगरी का साइट मैप आपको अलग दिख रहा है, इसी तरीके से यूजर्स का साइट मैप आपको अलग दिख रहा है। अब यहां पर ये जो वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट हमें साइट मैप देता है इसके साथ कुछ लिमिटेशंस हैं, आप बहुत ज्यादा चेंजेस इसके अंदर नहीं कर सकते, इसलिए ज्यादातर लोग जो है वो योस्ट साइट मैप को प्रेफर करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि अगर हमने योस्ट साइट मैप भी यहां पर क्रिएट कर दिया तो क्या ये वाला साइट मैप भी एग्जिस्ट करेगा और योस्ट वाला साइट मैप भी एग्जिस्ट करेगा, तो क्या हमें कुछ रीडायरेक्शन वगैरह करना पड़ेगा? देखो, अगर आपने योस्ट वाला साइट मैप क्रिएट कर दिया तो ये वाला जो साइट मैप का यूआरएल है आप इसको ऐसे मान के चलो कि ये ऑटोमेटिकली योस्ट द्वारा जो क्रिएटेड एक्सएमएल साइट मैप का यूआरएल होगा उसके ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको योस्ट की हेल्प से जो साइट मैप है वो क्रिएट करने की जरूरत है। तो किस तरीके से इसको हम क्रिएट करेंगे, इसके लिए हम लोग अपनी वेबसाइट के बैकएंड में आ जाते हैं एक बार के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास जो योस्ट की प्लगइन है वो है, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है फीचर्स में, यहां पर जनरल वाली कैटेगरी के अंदर से आपको यहां पर फीचर्स में जाना है। तो यहां पर अभी जो आप देख रहे हो तो आपका जो साइट मैप है वो ऑफ है, तो अगर आपका साइट मैप ऑफ होगा तो यहां पर आप साइट मैप को व्यू नहीं कर पाओगे। वहीं पर अगर मैं यहां पर साइट मैप को ऑन कर देता हूं, जैसे हमारे एक्सएमएल साइट मैप्स है उनको ऑन करके मैं सेव कर दूंगा, तो अब योस्ट प्लगइन एक साइट मैप जो है वो जनरेट कर देगा और उसका यूआरएल हमारे वेबसाइट के ऊपर बना देगा। तो मैं वापस आता हूं और इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं, तो अब देखो यहाँ पर सीधा एक्सएमएल साइट मैप हमको दिख रहा है। मैं इसको एक बार के लिए ओपन करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे ये आपको एक्सएमएल साइट मैप दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, यहाँ पर जो हमारा वर्डप्रेस वाला साइट मैप था इसको, इस यूआरएल को मैं वापस हिट करता हूं। देखो अभी तो आपको दिख रहा है क्योंकि मे बी कैशे वगैरह जो है वो नहीं रिमूव हुए होंगे, तो मैं एक बार के लिए इसको क्लीन कर देता हूं एक बार के लिए। और अब देखो अगर आप, मैं WP साइट मैप डालता भी हूं जो वर्डप्रेस वाला यूआरएल था, यहाँ पर मैं एक बार के लिए आपको यहाँ पर दिखाता हूं इस चीज को मेंशन करके, तो ये देख रहे हो दूसरे यूआरएल पर रिडायरेक्ट हो जाता है sitemap_index.xml के ऊपर। तो एक तरीके से जो वर्डप्रेस द्वारा बनाया गया साइट मैप था वो रीराइट हो गया, आप इसको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। तो यहां पर जो आप साइट मैप देख रहे हो वो आपको दिख रहा है, इट इज एक्चुअली जनरेटेड बाय योस्ट एसईओ एंड एक्सएमएल साइट मैप। और यहां पर आप देखो पोस्ट साइट मैप है, पेज साइट मैप है, प्रोडक्ट साइट मैप है, कैटेगरी का साइट मैप है, ठीक है। अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मैं इसको कॉपी करूंगा, मतलब ये वो हमारा साइट मैप है जिसमें हमारे जो कैटेगरीज के यूआरएल्स हैं वो अवेलेबल होंगे, हमारी वेबसाइट के जो कैटेगरी के यूआरएल्स। तो मैं इस साइट मैप को यहाँ पर पेस्ट करूंगा, तो अब आप देखो एक ही यहाँ पर कैटेगरी तो हमें दिख रहा है। अगर मैं प्रोडक्ट के ऊपर जाऊंगा, प्रोडक्ट साइट मैप या पेज साइट मैप के ऊपर, तो आप देखोगे आपको यहाँ पर ज्यादा यूआरएल जो है वो दिखाई देंगे। तो मैं एक बार इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर मैं वापस आ जाता हूं और इस बार मैं प्रोडक्ट साइट मैप के ऊपर आया, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट दिख रहे होंगे, ठीक है। ये देख रहे हो आप यूआरएल में आपको प्रोडक्ट दिख रहा है ना, तो वी नेक टी शर्ट एक प्रोडक्ट है, एक दूसरा प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर जो ये आपको साइट मैप दिख रहा है, ठीक है, ये बेसिकली एक तरीके का साइट मैप का इंडेक्स है, मतलब डिफरेंट जो साइट मैप्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये आपके लिए एक तरीके से साइट मैप्स का इंडेक्स हो गया। अब हमारे दिमाग में ये भी सवाल आता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि चलो हम ऑथर वाला जो साइट मैप है ये हम ना दिखाएं, इसको हम क्या किसी तरीके से हाइड कर सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको वापस योस्ट प्लगइन के ऊपर आना है, सर्च अपीयरेंस में आपको जाना है। सर्च अपीयरेंस में अगर आप देखोगे तो जैसे मैं यहां पर आ जाता हूं कंटेंट टाइप्स में, ठीक है, तो यहां पर आप देखो पोस्ट आपको दिख रहा है, पेजेस दिख रहा है, प्रोडक्ट दिख रहा है। लेट्स से आपको प्रोडक्ट वाले साइट मैप को हटाना है, तो साइट मैप को हटाने का मतलब यही है ना, आप नहीं चाहते हो कि वो चीज जो है गूगल के सर्च में दिखाई दे, ठीक है। तो यहां पर आप देखो, यहां पर मेंशन है शो प्रोडक्ट्स इन सर्च रिजल्ट्स, और इसको आप ऑफ कर सकते हो। तो ये चीज सर्च से रिमूव हो जाएगी तो साइट मैप से भी रिमूव हो जाएगी। तो मैं ऑथर का एग्जांपल जैसे ले रहा हूं, तो ऑथर आपको यहां नहीं दिखेगा, मैं आर्काइव में आ जाता हूं एक बार, तो आप देखो और ऑथर आर्काइव आपको दिख रहा है और शो ऑथर आर्काइव्स इन सर्च रिजल्ट्स, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूं और इसको ऑफ करने के बाद मैं यहां पर सेव कर दूंगा, ठीक है। सेव करने के बाद अगर आप वापस आओगे अपने साइट मैप के ऊपर यहां पर, ठीक है, और ये सबसे लास्ट में आपको ऑथर साइट मैप दिख रहा है,
ठीक है। तो हम लोग अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो अभी आप देख सकते हो ये वाला जो साइट मैप है वो वहां से गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि योस्ट के अंदर आपने चेंज कर दिया था कि हम ऑथर वाले सेक्शन को नहीं दिखाना चाहते हैं गूगल के सर्च में। तो गूगल के सर्च में अगर आप नहीं दिखाना चाहते हो तो उसका साइट मैप भी नहीं जनरेट होगा। तो बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है ये साइट मैप जनरेट करने की, सारा काम जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो योस्ट एसईओ की हेल्प से आपने साइट मैप जनरेट कर लिए। थोड़ा बहुत अगर आपको एडिटिंग करनी है, कोई साइट मैप यहां से रिमूव करना है, उसको भी आपने समझ लिया। अब हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे साइट मैप होते हैं इनका जो यूआरएल होता है इसको हमें सबमिट करना पड़ता है गूगल सर्च कंसोल के अंदर। हमें गूगल को बताना पड़ता है कि देखो भाई ये लोकेशन है मेरे साइट मैप की, फाइन। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा गूगल सर्च कंसोल के अंदर। तो मैं क्विकली लॉग इन कर लूंगा गूगल सर्च कंसोल के अंदर और मैं आपको बता देता हूं कहां पर आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं हमारी डमी जो वेबसाइट है उसके सर्च कंसोल के ऊपर आ चुका हूं। आपको जाना है सीधे यहां पर साइट मैप के ऊपर, ठीक है। और यहां पर आप देख रहे हो आपका डोमेन आपको दिखेगा और उसके बाद जो साइट मैप का यूआरएल है वो आपको केवल यहां पर मेंशन करना है, ताकि आप गूगल के सिस्टम को ये बता रहे हो वाया गूगल सर्च कंसोल की देखो भाई मेरे जो साइट मैप है उसकी लोकेशन ये है। तो आई बिलीव ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। सिंपली आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। नाउ योर साइट मैप विल बी सबमिटेड टू गूगल सर्च कंसोल, या गूगल को आपके साइट मैप की लोकेशन जो है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो गूगल जब आपके साइट मैप वाले पेज के ऊपर आएगा, जो इंडेक्स वाला पेज है, तो उसके थ्रू वो इस साइट मैप को और बाकी जितने भी आपके साइट मैप्स है उसको क्रॉल कर लेगा और उसके अंदर जो यूआरएल्स हैं उनको भी समझ लेगा। तो आई बिलीव अभी आपको पूरी प्रोसेस जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े फीचर्स हैं योस्ट के अंदर जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, स्पेशली अगर हम वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं। गाइज, योस्ट एसईओ प्लगइन के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट लिंक काउंटर फीचर विच इज देयर इन योस्ट एसईओ प्लगइन। गाइज, इंटरनल लिंक्स एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे कि लिंक काउंटर जो फीचर है योस्ट एसईओ प्लगइन के अंदर ये क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। देखो, मान के चलते हैं कि अपनी वेबसाइट के ऊपर हमने कोई पोस्ट लिखी, तो उस पोस्ट के अंदर कितने इंटरनल लिंक्स हैं जो किसी दूसरी पोस्ट को पॉइंट करते हैं, और जो हमने पोस्ट लिखी हुई है उस पोस्ट का लिंक कौन से दूसरे जो हमारे वेबसाइट के पोस्ट हैं वहां पर मेंशन है, उस पोस्ट के कंटेंट के बीच में मेंशन है। इनके अगर हम नंबर्स जो है वो फिगर आउट करना चाहते हैं कि भाई हमारे जो ब्लॉग पोस्ट है उसके ऊपर 15 लिंक्स हैं, ठीक है, और हमारे वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे ऐसे ब्लॉग पोस्ट हैं जो इस वाले ब्लॉग पोस्ट को लिंक कर रहे हैं और वो 20 लिंक है। तो ये अगर आपको स्टडी करना है इंटरनल लिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो चीज आप लिंक काउंटर की जो फीचर है योस्ट प्लगइन के अंदर उसके थ्रू जो है वो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको हेल्प करेगा ताकि आपकी इंटरनल लिंकिंग की जो स्ट्रैटेजी है वो सही तरीके से आप इंप्लीमेंट कर पाएं। क्योंकि ऐसे हर पेज के ऊपर जाना और उसके फिर इंटरनल लिंक्स चेक करना कि भाई ये मैंने 5 पोस्ट जो लिखी हुई है इनमें जो है लिंक्स मैंने प्लेस किए हुए या नहीं किए हुए, किए हैं तो कितने किए हुए हैं। तो इस टाइप से आपको अगर एक कोई हाईलाइट चाहिए कि भाई इस पोस्ट के 15 लिंक्स जो है हमने क्रिएट किए हुए इस पोस्ट के अंदर, इस पोस्ट को 15 दूसरी पोस्ट जो है उनके ऊपर लिंक मिला हुआ है। तो इस टाइप से आप कुछ हाइलाइट्स अगर देखना चाहते हैं, नंबर्स देखना चाहते हैं, तो उसके लिए फीचर काफ़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फीचर को ही देख लेते हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर अपने योस्ट की जो सेटिंग्स है उसके अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको फीचर्स में जाना है, ठीक है। फीचर्स में जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पर टेक्स्ट लिंक काउंटर दिख रहा है आपको। तो अगर आप इसको ऑन रखोगे तो ही आपको चीज़ दिखेगी, और आप ऑफ कर दोगे तो आपको नहीं दिखेगा और वो टेक्स्ट लिंक जो है उसको काउंट नहीं करेगा। तो यहां से मैं सीधे आ जाऊंगा एक बार के लिए पोस्ट के ऊपर और मैं पहुंचूंगा सीधे ऑल पोस्ट के ऊपर। अब ऑल पोस्ट में अगर आप देखो तो ये 2 पोस्ट हमने की है और राइट साइड में अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर आपको ये काउंटर दिखता है। जैसे अगर मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो आप देखोगे यहां पर आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगी, नंबर ऑफ आउटगोइंग इंटरनल लिंक्स, मतलब है ये इंटरनल लिंक्स ही। ये मत समझना कि इस पोस्ट के ऊपर किसी दूसरी वेबसाइट के जो लिंक्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, नहीं। हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो हमारी ही वेबसाइट की एक ब्लॉग पोस्ट है और उस पोस्ट के ऊपर हमारी ही वेबसाइट के दूसरे ब्लॉग पोस्ट का लिंक, ठीक है। तो अगर हमने अपने जो पोस्ट है उसके ऊपर एक दूसरी पोस्ट का लिंक दिया हुआ तो दैट इज बेसिकली इंटरनल लिंक तो है, बट आउटबाउंड है क्योंकि वहां से उस दूसरे वाले ब्लॉग के ऊपर जा रहे हैं। तो आउटबाउंड लिंक भी आप देख सकते हो और जो लिंक उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर भी प्रेजेंट है वो भी आप देख सकते हो। जैसे लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ इंटरनल लिंक्स इन दिस पोस्ट, और यहां पर आप देख रहे हो नंबर ऑफ आउटगोइंग इंटरनल लिंक्स इन दिस पोस्ट। तो ये आपको यहाँ पर चीजें दिख जाती है। तो आपको एक साथ ना दिख जाएगा यहाँ पर कि इस पे कितने जो लिंक्स हैं वो प्रेजेंट है। अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत ही लेंदी कंटेंट लिखा है, ठीक ठाक कंटेंट लिखा है, उसके हिसाब से यहाँ पर लिंक्स नहीं प्रेजेंट है या इंटरनल लिंकिंग नहीं है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फिर यहाँ पर आप जो है अपने लिंक्स को जाकर फिर एडिट करके मेंशन कर सकते हैं। उसी तरीके से
अगर आप अपने कॉर्नरस्टोन कंटेंट के ऊपर जाएंगे, मैंने बात करी है कॉर्नरस्टोन कंटेंट क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और योस्ट के अंदर ये फीचर क्यों दिया हुआ है। तो आपके जो कॉर्नरस्टोन कंटेंट होंगे, लेट्स से 4 से 5 पोस्ट आपकी जो है वो कॉर्नरस्टोन कंटेंट के अंदर आपने मार्क करके रखा हुआ है उनको, तो उनकी भी एनालिसिस आप ना यहाँ पर क्विकली कर सकते हो। मुझे ये इसीलिए केवल पसंद है क्योंकि यहाँ पर ना काफ़ी हाईलाइटेड फॉर्म में आपको चीज़ें दिख जाती है। ऐसा नहीं कि आपको पोस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा जाना है, बस क्विकली छोटा सा फीचर, तो यहाँ पर आपको एक इनसाइट टाइप की मिल जाती है कि हाँ भाई ठीक है या नहीं ठीक है, मतलब पहला डायग्नोसिस हो जाता है। उसके बाद आपको अंदर जाकर देखना है कि किन पेजेस को आप लिंक कर रहे हो। तो आई बिलीव ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी छोटे से फीचर क्या है। देखो योस्ट के अंदर आपको छोटे छोटे से ही फीचर्स मिलेंगे जो आपकी एसईओ की प्रोडक्टिविटी को काफ़ी इन्हांस कर देते हैं और आपका एसईओ इन जनरल काफ़ी ईजी कर देते हैं, और यही पर्पज़ है इस प्लगइन का। गाइस एसईओ कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट बल्क एडिटर टूल विच इज देयर इन योस्ट एसईओ प्लगइन। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि बल्क एडिटर टूल काम क्या करता है और उसके बाद देखेंगे प्रैक्टिकली किस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। गाइस एसईओ की बात हो और टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के ऑप्टिमाइजेशन की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब कभी हम एसईओ की बात करते हैं, सबसे पहले जो हमारे दिमाग में चीज आती है वो ये होती है कि हमें हमारे वेब पेज का जो टाइटल है और जो डिस्क्रिप्शन है, जो हमारे मेटा टाइटल्स हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन है, सबसे पहले हमें उसे ऑप्टिमाइज करना है, उसे एसईओ की जो गाइडलाइंस होती हैं उनके हिसाब से क्रिएट करना है। वहाँ पर हमें कीवर्ड्स वगैरह यूज करने हैं ताकि हम एक एसईओ फ्रेंडली टाइटल और एसईओ फ्रेंडली जो डिस्क्रिप्शन है वो लिख सकें। बट गाइस देखो, टाइटल और डिस्क्रिप्शन होता है पेज वाइज, हर एक स्पेसिफिक पेज का टाइटल होगा, हर एक स्पेसिफिक पेज का डिस्क्रिप्शन होगा। तो अगर आपको किसी पेज का टाइटल और डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, इन दैट पर्टिकुलर केस आपको पहले उस पेज के ऊपर जाना पड़ेगा, और उस पेज के ऊपर जाने के बाद फिर उस पेज के रिस्पेक्ट में जो भी आप नया टाइटल रखना चाहते हैं या मेटा डिस्क्रिप्शन रखना चाहते हैं वो आप वहां पर जो है वो मेंशन करेंगे, राइट। बट योस्ट के अंदर हमें एक छोटा सा फीचर मिलता है जिसको हम बल्क एडिटर टूल बोलते हैं। तो अगर आप ये चाहते हो कि आप अपने पेजेस के ऊपर फिल्टर लगा सको, जैसे आप ये चाहते हो कि भाई बहुत सारे हमारे पब्लिश्ड पेज हैं वो मुझे एक साथ दिख जाएं, बहुत सारे मेरे पेजेस ऐसे हैं जो ड्राफ्ट में हैं वो मुझे एक साथ दिख जाएं, और मैं बल्क में एक एक करके वहां पर जो है अपने टाइटल्स और डिस्क्रिप्शंस को चेंज कर सकूं। तो इस बार हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि हमें मैनुअली हर पेज के ऊपर जाना है और फिर उस पेज का जो टाइटल है वो चेंज करना है और उस पेज का जो डिस्क्रिप्शन है वो चेंज करना है। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि बल्क एडिटर की हेल्प से हम एक साथ देख सकें कि भाई ये हमारे बहुत सारे पेजेस हैं और इनके जो अभी एग्जिस्टिंग टाइटल्स हैं वो ये हैं, और जो हम नया टाइटल रखना चाहते हैं वो वहां पर मेंशन कर दें। दैट्स इट। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है बल्क एडिटर आपको इसी चीज में हेल्प करता है। बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं है बल्क एडिटर के अंदर, केवल वो आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शंस को ही बल्क में एडिट करने का ऑप्शन देता है अकॉर्डिंग टू पेज वाइज, ठीक है। बट स्पेसिफिकली इंडिविजुअल पेज पे आपको जाना नहीं पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं प्रैक्टिकली, तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो मैं यहाँ पर योस्ट पे आ जाता हूँ। ये देख रहे हो आप हमारी योस्ट प्लगइन है, ठीक है। और इसमें फिर आपको ये टूल्स वाला ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ जाना है टूल्स के अंदर, ठीक है। और भी बहुत सारे टूल्स हैं, इनको मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। देखो ये वीडियो बहुत ही लेंथी नहीं होने वाला है, छोटा सा वीडियो है, बट क्योंकि हमें ऑलमोस्ट सारे फीचर्स कवर करने हैं योस्ट प्लगइन के, इसलिए मैं छोटे छोटे फीचर्स के भी अलग अलग वीडियोस बना रहा हूं ताकि आप मिस ना कर जाएं। वरना मैं किसी एक वीडियो में भी चाहूँ ना तो ये बात मैं बोल के निकल सकता हूं कि बल्क एडिटर क्या है, किसी भी एक वीडियो में मैं समझा दूंगा, बट उससे क्या होगा ना कि वो फिर मिस हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कोई लोग पूरा वीडियो ना देख रहे हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं अगर अलग अलग वीडियोस बनाता हूं तो लोग ज़्यादा उसको ध्यान रखते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको समझ पाते हैं। मैंने कई बार देखा बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने किसी वीडियो के बीच में बोल दी और फिर लोग उसी चीज़ को लेकर कमेंट करते हैं कि सर ये तो आपने बताया नहीं, बट वो उस वीडियो में होता है, ठीक है। तो फिर मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ फिर उसका। तो प्रायोरिटी यही है, देखो मैं हर बार बोलता हूँ प्रायोरिटी यही है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से, परफेक्ट तरीके से डिजिटल मार्केटिंग है वो सिखाई जा सके प्रैक्टिकल वे में। तो उसके लिए जो भी हमें करना होता है हम करते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, और अब आपको दिख रहा होगा बल्क एडिटर। तो देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इट हेल्प्स यू टू क्विकली चेंज टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ योर पोस्ट एंड पेजेस विदाउट हैविंग टू गो इनटू द एडिटर ऑफ ईच पेज, ठीक है। तो मैं बल्क एडिटर के ऊपर क्लिक करता हूँ एक बार क्विकली, और यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पर लगती है वो ये कि आपके पास ये ऑप्शंस हैं, ये देख रहे हो आप, आपके पास ऑप्शंस हैं, यहाँ पर फिल्टर्स आप लगा सकते हो, ठीक है। आप पेजेस वाइज जा सकते हो, आप पोस्ट वाइज जा सकते हो, आप प्रोडक्ट्स वाइज जा सकते हो, क्योंकि ये वू कॉमर्स पे बनी वेबसाइट है इसलिए यू आर सीइंग प्रोडक्ट्स ओवर हियर। बट हम मेजरली बात करेंगे पेजेस की और पोस्ट की, ठीक है, वो ज़्यादातर वेबसाइट्स में होगा, ठीक है। तो मैं अगर पेजेस पे जाऊँ तो यहाँ पर अगर हम लोग फिल्टर लगा देते हैं पेजेस का, यू विल सी ऑल द पेजेस ओवर हियर, राइट। जो भी हमारे पेजेस होंगे वो आपको यहाँ पर दिखेंगे कि कौन कौन से हमारे पेजेस हैं। उनमें भी अगर आप चाहते हो सभी पेजेस को लेना वो आप ले सकते हो। पब्लिश पेजेस जो लाइव हो चुके हैं वेबसाइट के ऊपर, उन पेजेस के टाइटल डिस्क्रिप्शंस में प्ले करना चाहते हो दैट यू कैन टेक। उसके अलावा जो ड्राफ्ट में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है
कि आपके कुछ पेजेस ड्राफ्ट में होते हैं, आप क्रिएट करके रख लेते हो बट लाइव उनको बाद में करना होता है, तो ऐसी सिचुएशंस होती हैं। तो ड्राफ्ट में जो होते हैं उनको आप सेलेक्ट करके फिर उनके भी टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन आप चेंज कर सकते हो। तो एक ही जगह पर आपको टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेंगे। देखो यहाँ पर केवल आपको टाइटल दिख रहा है, राइट, और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। तो अगर आपको डिस्क्रिप्शन से प्ले करना है तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको दिख जाएगा, अगर आपको टाइटल से प्ले करना है तो यहाँ पर आपको टाइटल दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको जो नया टाइटल है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। देन यू कैन गो अहेड विद सेव ऑल, अगर सारे ही सेव करने हो, अगर एक सिंगल सेव करना है, एक पे चेंज मारा है आपने, एक सिंगल सेव करना है, देन यू कैन गो अहेड एंड उसको आप यहाँ पर सेव कर सकते हो। तो छोटे छोटे फीचर्स हैं। देखो ये प्लगइन है, ऐसा नहीं कि कोई वन बटन सॉल्यूशन होगा कि भाई ये बटन ऑन कर दिया प्लगइन सारे काम ऑटोमेट कर देगी, नहीं। अगर आपको एसईओ ठीक तरीके से आता है तो प्लगइन केवल आपके लिए एक मीडिएटर होती है, ठीक है, आपके काम को इजी करती है कि आपको एसईओ के बारे में पता है, आपको टाइटल कैसा लिखना है ये पता है, ठीक है, कहां लिखेंगे और प्लगइन किस तरीके से काम आपका आसान कर देगी, वो ये योस्ट प्लगइन का काम है। ऐसा नहीं कि आपके लिए ऑटोमेटिकली टाइटल लिख देगी, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपको एसईओ के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप इस टाइप से जो प्लगइन्स हैं इनका 100% एडवांटेज उठा सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक बात बोलूंगा जरूर कि एक हैबिट डाल लें ये इस चीज की, कि जब कभी भी आप कोई प्लगइन देखें या कोई टूल देखें, मेक श्योर करें कि सबसे पहले आप उस टूल का पूरा ओवरव्यू ले देखें एक एक जगहों पर जाकर कि भाई ये क्या फीचर है, ये क्या फीचर है, ये क्या काम करता है। और आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो टूल्स स्पेसिफिक बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल रहते हैं, तो आपको उस चीज के लिए भी परेशान होने की जरूरत होती नहीं। जैसे मैं ही बना रहा हूँ योस्ट के ऊपर, बट तो ऐसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, बट फंडामेंटल जरूर स्ट्रांग कर लें कि योस्ट प्लगइन एसईओ के लिए काम करती है, तो एसईओ आना चाहिए, तभी आप इसको फुल पोटेंशियल पर यूज कर पाएंगे। गाइस, योस्ट एसईओ प्लगइन के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस टाइप से हम लोग नो इंडेक्स टैग को सेटअप कर सकते हैं योस्ट प्लगइन की हेल्प से। गाइस, हमें पता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट के ऊपर कोई पेज है और गूगल उसको इंडेक्स ना करे, गूगल उसको सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में ना दिखाए, तो हमें अपने वेब पेज के ऊपर एक नो इंडेक्स टैग जो है वो लगाना पड़ता है। बट नो इंडेक्स टैग लगाने के बाद भी गूगल ये गारंटी नहीं देता है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर या वेब पेज के ऊपर नो इंडेक्स टैग लगा रखा है, विच मींस दैट कि वो वाला पेज इंडेक्स ही नहीं हो सकता। नो इंडेक्स टैग लगाने के बाद भी कुछ सिनेरियोज में ऐसा हो सकता है कि आपका पेज जो है वो गूगल इंडेक्स कर ले, फाइन। तो नो इंडेक्स टैग किसी भी टाइप की कोई गारंटी नहीं है कि आपका पेज इंडेक्स नहीं ही होगा, ठीक है। बट फिर भी अगर हमें किसी पेज को नहीं इंडेक्स कराना होता है तो फिर हम नो इंडेक्स टैग को अपने वेब पेज के ऊपर यूज करते हैं। तो गाइस, योस्ट प्लगइन के हेल्प से किस तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं वो चीज हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, फाइन। तो यहाँ पर मेरे पास एक पेज है, एक डमी पेज है एक वेबसाइट का। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसके ऊपर नो इंडेक्स टैग लगा हुआ है पहले से या इंडेक्स टैग लगा हुआ है। तो मैं कंट्रोल यू करूंगा ताकि मैं सोर्स कोड देख पाऊं। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मेटा नेम में आप देख रहे हो यहाँ पर रोबोट्स के आगे आपको कंटेंट में इंडेक्स दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो यहाँ पर कंटेंट में इंडेक्स लिखा हुआ है कि आप जो है गूगल के क्रॉलर को बोल रहे हैं टू इंडेक्स दिस पेज। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नो इंडेक्स टैग लगाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ वापस और मैं इसी पोस्ट को एडिट करता हूं। अदरवाइज आप अपनी जब वेबसाइट के बैकएंड में होंगे, जैसे ये वाला आपका पेज है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार के लिए। और कोई भी पेज अगर आपको करना है तो पेजेस सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको पोस्ट करनी है तो पोस्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे ये पोस्ट आपने सेलेक्ट कर ली और यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैं लॉगिन था इसलिए मैं यहीं पर एडिट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा कंटेंट है नहीं जैसे कि आप देख रहे हो। बट अगर हमें नो इंडेक्स टैग मार्क करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो आपको नीचे आना है, यहाँ पर योस्ट प्लगइन आपको दिख रही होगी। योस्ट प्लगइन से रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं इस पेज के रिगार्ड्स में वो सारी आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। तो मैं एक बार नीचे आऊंगा यहाँ पर और यहाँ पर आप देखो आपको एक एडवांस सेक्शन दिख रहा है, फाइन। तो आपको जाना है और यहाँ पर देखो अभी जो सारे पेजेस हमारे वेबसाइट के सेट हैं वो डिफॉल्ट पे सेट है, ठीक है। तो डिफॉल्ट में अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अलाउ सर्च इंजन्स टू शो पोस्ट इन सर्च रिजल्ट्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है येस, और जो कि बेसिकली डिफॉल्ट सेटिंग है। तो अगर हमें इसी स्पेसिफिक पेज को नो इंडेक्स करना है तो हम नीचे जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग जो अलाउ सर्च इंजन्स टू शो है इसको नो कर देंगे। शुड सर्च इंजन्स फॉलो लिंक्स ऑन दिस पेज, इसको भी एक बार के लिए नो कर देते हैं अगर हम चाहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, आप यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स दिख रही हैं, मेटा रोबोट्स की एडवांस सेटिंग्स, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो आप देखोगे 3 आपको ऑप्शंस यहाँ पर दिखते हैं, फाइन। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है वो देख रहे हो आप, नो इमेज इंडेक्स। अगर आप केवल यही चाहते थे कि इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर जो इमेजेस हैं वो ना इंडेक्स हो तो फिर आप नो इमेज इंडेक्स को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते थे कि आपके पेज का कैचे न जो है वो सेव हो तो उसका भी ऑप्शन है नो आर्काइव, आप करके वो चीज कर सकते थे।
और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो पेज के स्निपेट है वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज में ना दिखे, तो आप नो स्निपेट कर सकते हो। बट यहाँ पर तो हमारा पर्पस जो है वो नो इंडेक्स टैग को लगाने का, तो मैं एक बार के लिए इसको नो करके यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नो इंडेक्स टैग एज सच लगा लिया। अब हम लोग प्रैक्टिकली भी देख लेंगे कि ये हमारे वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो मैं आ जाता हूँ वापस इसी पोस्ट के ऊपर। ये छोटे छोटे से ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ ना कि योस्ट एसईओ के अंदर आपको बहुत ही छोटे छोटे से ऑप्शंस मिलेंगे जिनको आपको यूज करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर कंट्रोल यू करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अभी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर नो इंडेक्स दिख रहा है, देख सकते हो आप, आपको यहाँ पर नो इंडेक्स दिख रहा है, फाइन। तो इस तरीके से अगर आपको किसी पेज को या पोस्ट को नो इंडेक्स टैग लगाना है तो वो आप कर सकते हो। गाइज योस्ट एसईओ कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कुछ और जो सेटिंग्स हैं उनको समझने वाले हैं। एक तो हमारे योस्ट में एक फाइल एडिटर की सेटिंग होती है, बल्क एडिटर नहीं है, फाइल एडिटर है। तो हम लोग फाइल एडिटर को समझने वाले हैं और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की सेटिंग्स होती हैं योस्ट एसईओ के अंदर, इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले योस्ट एसईओ में ही आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं कहाँ पर ये ऑप्शंस हमें दिखते हैं। तो गाइज योस्ट एसईओ के अंदर जब आप टूल्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको फाइल एडिटर दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे ही आप फाइल एडिटर के ऊपर क्लिक करेंगे आप देखेंगे दो चीजों को आप एडिट कर सकते हैं। पहली चीज वो है जो है robots.txt। तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो robots.txt की फाइल है आप चाहें तो उसको एडिट कर सकते हैं। तो जब कभी भी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर योस्ट प्लगइन पहली बार इंस्टॉल करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट कुछ जो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस के साथ, जैसे डिसअलाउ के साथ और अलाउ के साथ, वो एक बाय डिफॉल्ट robots.txt फाइल जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो जैसे उमर तस्कीर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर और robots.txt मैं यहाँ टाइप करके आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। आप देख रहे हो दिस इज द सेम फाइल जो आपको यहाँ पर कंटेंट दिख रहा होगा, ठीक है। जो चीज़ें दिख रही होंगी आपको वही यहाँ पर भी दिख रही है, सेम ये robots.txt की फाइल्स आपको यहाँ पर दिख रही है, फाइन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बिना जो हमारा वेबसाइट का बैकएंड है, बिना हम अपने फाइल मैनेजर में जाए हुए यहाँ पर हम robots.txt फाइल को जो है वो एडिट कर सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर हम गूगल सर्च कंसोल से करना चाहते हैं तो गूगल सर्च कंसोल के अंदर भी हमारे पास ऑप्शन होता है, वहां से भी हम लोग कर सकते हैं। बट कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस के साथ ये बाय डिफॉल्ट आपको एक robots.txt फाइल बना कर देता है। आपको इसको एडिट करना है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। जिन लोगों को robots.txt समझने में कंफ्यूजन है उनके लिए मैं आई बटन पे भी robots.txt के ऊपर पूरा जो वीडियो है हमारा, काफी डिटेल्ड वीडियो कि robots.txt फाइल है क्या और क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजों के लिए मैं वो वीडियो आई बटन में भी दे दूंगा और कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं उस वीडियो का लिंक दे दूं। तो ये एक चीज है जो आप यहां से कर सकते हो। सेकंड थिंग इज .htxs फाइल। बहुत सारे कोड्स हम यहां पर लिखते हैं जब हमें रीडायरेक्शंस वगैरह करने की जरूरत पड़ती है, जो हमारा नॉन www टू www का रीडायरेक्शन हो, चाहे वो जो है HTTP का HTTPS के ऊपर रीडायरेक्शन हो, 301 302 इस टाइप के जो रीडायरेक्शंस होते हैं उनको करने के लिए कई बार हमें .htxs फाइल्स को भी यूज करना पड़ता है। वैसे तो ये फाइल आपको यहाँ पर आपके फाइल मैनेजर में दिख जाएगी, मतलब अगर आप अपने होस्टिंग में लॉगिन करेंगे, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है। तो मैं जब अपनी होस्टिंग में आ रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हो मुझे ये फाइल दिख रही है .htxs। तो अगर आप यहाँ से इसको एडिट नहीं करना चाहते हैं यू कैन गो हेड और यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर सेम इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बट आई विल रिकमेंड यू, अगर आप बिगिनर हैं और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है .htxs फाइल के अराउंड, तो प्लीज़ आप ना इसको मत छेड़ें, आप डेवलपर को ही बोल दें कि वो आपके लिए रिडायरेक्शन वगैरह कर दे, ठीक है। तो ये दो फीचर्स तो हो गई जो आपको यहाँ पर दिखती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो दूसरे फीचर्स की मैं बात कर रहा था, लेट्स कम बैक फॉर दैट, ठीक है। मैं वापस एक बार टूल्स वाले सेक्शन के ऊपर आ जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक और फीचर मिलता है जिसको हम बोलते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो आपको पता चलेगा। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, इंपोर्ट फ्रॉम अदर एसईओ प्लगइन्स, मतलब अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर दूसरी जो एसईओ रिलेटेड प्लगइन्स हैं, जैसे ऑल इन वन एसईओ एक एसईओ प्लगइन है, अगर वो आपके वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसकी जो सेटिंग्स हैं उनको आप योस्ट में इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे आप देख सकते हो ऑल इन वन एसईओ यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर ये ऑल इन वन एसईओ यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता तो ये ऑप्शन ही आपको नहीं दिख रहा होता, फाइन। केवल अगर योस्ट प्लगइन होती आपको तो केवल ये दो ऑप्शंस आपको दिख रहे होते हैं, ये तीसरा ऑप्शन आपको दिख ही नहीं रहा होता। तो जितनी भी आपकी एसईओ रिलेटेड प्लगइन्स अगर आप कोई डाल के रखते हो यहाँ पर अपने वर्डप्रेस के अंदर, तो उसके ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो आप देख सकते हो
We have detected data from one or more SEO plugins on your website. Please follow the following steps to import that data. और यहाँ पर आप देखो लिखा हुआ है प्लीज मेक अ बैकअप ऑफ योर डेटाबेस बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रोसेस। तो कुछ भी इस टाइप के चेंजेस करने से पहले अपनी वेबसाइट का डेटा जो है वो बैकअप जरूर कर लें। नाउ यू कैन इम्पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग जाएं तो आप देखो ऑल इन वन SEO पैक दिख रहा है आपको, ठीक है। आफ्टर यू हैव इम्पोर्टेड डेटा फ्रॉम अनदर SEO plugin, make sure to clean up all the original data from that plugin. Check your data and go through the first time configuration. That's it. तो इस तरीके से आप जो दूसरी SEO plugins हैं उनसे भी डेटा ले सकते हैं। फाइन, इस वेबसाइट में पुश कर सकते हैं या इस प्लगइन में पुश कर सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। देन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इंपोर्ट सेटिंग्स की और एक्सपोर्ट सेटिंग्स का। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मैं किसी दूसरी योस्ट प्लगइन के अंदर सेम जो सेटिंग्स हैं उनको पुश करना चाहता हूँ, ठीक है। एक दूसरी वेबसाइट है वहां पर भी हम सेम सेटिंग्स जो है वो पुश करना चाहते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर जो योस्ट है उसकी जो सेटिंग्स है उसको आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर आपको चीज़ें दिख रही होंगी कि आपकी जो योस्ट की सेटिंग्स है वो यहाँ पर आपको दिख रही हैं, जो अभी आपने कॉन्फ़िगर की हुई हैं सारी सेटिंग्स वो आपको यहाँ पर दिख रही हैं। तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वापस जब आप योस्ट के अंदर जाएंगे तो ये यहाँ पर आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इंपोर्ट सेटिंग्स फ्रॉम अनदर योस्ट इंस्टॉलेशन बाय पेस्टिंग देम हियर एंड क्लिकिंग इंपोर्ट सेटिंग्स। फाइन, तो अगर कोई दूसरी योस्ट प्लगइन होती है और उससे मुझे सेटिंग्स को एक्सपोर्ट करके यहाँ पर इंपोर्ट करना होता तो ये उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि इतने सारे छोटी छोटी चीज़ें योस्ट SEO के अंदर दी हुई हैं कि हम कभी उनको नज़रअंदाज कर देते हैं या उन पे काम नहीं करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये फीचर क्या करता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बट ठीक है एक बार के लिए अगर आपको चीज़ें पता चल जाएँ तो भविष्य में आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। भाई ये सारी फीचर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं और ये सब चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप वर्डप्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम करते हैं, क्योंकि जब आप वर्डप्रेस के ऊपर काम करते हैं तो बहुत सारा काम आपका योस्ट SEO या रैंक मैथ प्लगइन ऐसी प्लगइन्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। तो उसके फीचर्स अगर आपको पता होते हैं तो ये आप ही के लिए बेहतर होता है लॉन्ग टर्म के लिए। गाइज योस्ट SEO प्लगइन के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस टाइप से इस प्लगइन को यूज करके हम लोग किसी भी अपनी ब्लॉग पोस्ट का या पेज का एक बेसिक सा ऑन पेज कर सकते हैं और क्या क्या सेटिंग्स इसमें मिलती हैं और किस टाइप से हमें इस प्लगइन को इसके फुल पोटेंशियल पे यूज करना है। इन सभी चीज़ों को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं क्विकली यहाँ पर आ जाता हूँ अपने बैकएंड में और यहाँ से हम लोग को किसी अपनी एक पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर जाना है। देखो अगर मुझे पेजेस का SEO करना होता तो मैं पेजेस पे ऊपर जाता, बट मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि मैंने कुछ ब्लॉग पोस्ट लिखी हुई हैं और उनका मुझे SEO करना है, उनका ऑप्टिमाइजेशन करना है। स्पेशली मैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहा हूँ, तो क्या क्या ऑप्शंस हमें मिलते हैं वो देखेंगे हम लोग। तो क्विकली मैं यहाँ से ऑल पोस्ट के ऊपर आ जाऊँगा और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक डमी पोस्ट है जो कि आप देख रहे हो ऑलरेडी यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको एडिट करूँगा। तो जब आप पोस्ट को एडिट करेंगे तो आप देखेंगे कि पोस्ट के नीचे जो है वो आपको योस्ट SEO से रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं वो आपको दिख जाएंगे। तो मैं एक बार के लिए यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आप देख सकते हैं ये सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। वैसे यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस दिख जाते हैं, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखोगे सेम टाइप ऑफ ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दिख रहे हैं, बट एक बार के लिए हम इसको लीव कर देते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो तो पूरे का पूरा जो इस पोस्ट का ऑप्टिमाइजेशन है वो बाय योस्ट 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। आप यहाँ पर SEO कर सकते हैं, रीडेबिलिटी एनालिसिस के द्वारा आप यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, स्कीमा मार्कअप जो योस्ट प्लगइन आपके पेज के ऊपर लगाएगा उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और सोशल प्रीव्यू वगैरह आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं SEO वाले सेक्शन के ऊपर आ जाऊँगा एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको दिख रहा है फोकस की फ्रेज, मतलब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं प्राइमरी कीवर्ड की। तो आपने जब एनालिसिस करके कीवर्ड रिसर्च करके इस पोस्ट को लिखा होगा तो उस पोस्ट के लिए आपका कोई प्राइमरी कीवर्ड भी होगा दैट यू हैव टू मेंशन ओवर हियर। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखो जब तक आप यहाँ पर फोकस की फ्रेज यानी कि जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है वो नहीं मेंशन करेंगे तब तक जो योस्ट का सिस्टम है वो ये जज नहीं कर पाएगा कि ये प्राइमरी कीवर्ड आपका टाइटल में है, ये प्राइमरी कीवर्ड आपका डिस्क्रिप्शन में है, ये प्राइमरी कीवर्ड आपका स्लग में है, ये प्राइमरी कीवर्ड आपका कंटेंट में है, प्राइमरी कीवर्ड कंटेंट के फर्स्ट पैराग्राफ में है या नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को जज करने के लिए, इन सभी चीज़ों को ऑडिट करने के लिए आपको पहले इसको बताना पड़ेगा ना कि हमारे लिए जो प्राइमरी कीवर्ड है वो क्या है। तो क्योंकि मैं फ्री योस्ट SEO प्लगइन अभी यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें जो लिमिटेशन होती है वो ये होती है कि आप केवल एक ही फोकस की फ्रेज जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर अपना फोकस की फ्रेज जो है वो मेंशन कर देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करियर इन इंडिया। लेट्स से मैंने इसको रिसर्च करके यहाँ पर निकाला हुआ था
मैं किसी भी जो है कीवर्ड रिसर्च टूल का यूज़ करके इसको यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि मैंने रिसर्च करी और फिर मैंने इसको यहाँ पर यूज़ किया। अगर आपको और इससे मिलते जुलते जो कीवर्ड्स हैं उनको ढूंढना है या उनकी रिसर्च करना है, बेसिकली कीवर्ड रिसर्च अगर आपको करना है तो गेट रिलेटेड की फ्रेजेस के ऊपर जाएंगे, इट विल टेक यू टू SEMrush और वहाँ से फिर आप जो है रिसर्च कर सकते हैं। अभी मैं उस पार्ट को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हमारा यहाँ पर मानना है कि हम लोग रिसर्च करके आए और रिसर्च करने के बाद वी हैव डिसाइडेड दिस इज अवर फोकस कीवर्ड या प्राइमरी कीवर्ड। नाउ इस कीवर्ड के बेसिस पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको जो गूगल का प्रीव्यू है वो ये दिख रहा है, ठीक है। और गूगल का प्रीव्यू बेसिकली जो बनता है, जैसे मोबाइल रिजल्ट्स दिख रहे हैं आपको, मोबाइल पे कैसे हमारा जो प्रीव्यू है वो दिखेगा सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर, और डेस्कटॉप पे हमारा प्रीव्यू किस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पर जो आपको प्रीव्यू दिखता है बेसिकली टाइटल, स्लग और डिस्क्रिप्शन का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो टाइटल जो है वो डायनेमिकली जनरेटेड, मतलब सबसे पहले टाइटल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, जो आपने यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, वो यहाँ पर आ जाएगा आपका टाइटल टैग में, और उसके बाद पेज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेपरेटर आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो सेपरेटर है, और उसके बाद साइट का टाइटल। तो हमारी साइट का टाइटल उमर तस्कीर है, तो वो यहाँ पर आ रहा है। व्हाट वी कैन डू इज, हम चाहें तो हम अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ डिजिटल मार्केटिंग करियर अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, ठीक है, अगर मैं ये रखना चाहता हूँ तो मैं ये रख सकता हूँ, और सेपरेटर लगाकर मैं साइट जो साइट का नेम है वो रखना चाहूँ तो वो रख सकता हूँ। आपने ये चीज़ रख दिया और इसके बाद आप कुछ वेरिएबल मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं सेपरेटर मेंशन कर देता हूँ, और सेपरेटर मेंशन करने के बाद हम लोग साइट टाइटल मेंशन कर देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो आपका साइट टाइटल होगा वो डायनेमिकली यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा और सेपरेटर आ जाएगा। तो यू कैन सी दिस ओवर हियर, राइट। थोड़ा बहुत आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर प्रीव्यू देख के काम जो है वो चलाना है। तो एसईओ टाइटल हो गया। स्लग में भी हमें हमारा जो कीवर्ड है वो मेंशन करना पड़ता है। तो आप देखो स्लग में भी हमारा जो कीवर्ड स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, या जो भी हमारा कीवर्ड था, जैसे हमने कीवर्ड लिया था डिजिटल मार्केटिंग करियर इन इंडिया, तो मैं इसको कॉपी करूंगा और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा डिजिटल मार्केटिंग करियर इन इंडिया। तो वो चीज़ हमारे स्लग में आ गई। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो आपको मेंशन करना है कि व्हाट योर पेज इज ऑल अबाउट, ठीक है। वो चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करनी है कि आपके पेज के ऊपर जो कंटेंट है वो किस बारे में, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे विच इज मेटा डिस्क्रिप्शन। तो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ें बेसिकली आपके प्रीव्यू वाले सेक्शन से रिलेटेड। मैं अगर इसको क्लोज करूँ तो आप देखोगे अब हमें जो नेक्स्ट चीज़ दिखती है दैट इज एसईओ एनालिसिस। फाइन। तो एसईओ एनालिसिस में अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर कोई सिनोनिम्स या रिलेटेड की फ्रेजेस जो है वो अभी ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्री वाला टूल है। अगर हमारा प्रीमियम टूल होता तो फिर हम ये ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो एनालिसिस हुई है वो आप देखो यहाँ पर, मतलब जो हमने की फ्रेज दिया हुआ है, प्राइमरी कीवर्ड दिया हुआ है, और जो भी हमारे यहाँ पर कंटेंट है उसके बेसिस पर एक बेसिक सा आपका एसईओ ऑडिट हुआ है, योस्ट एसईओ ने करके दिया है। और वो जो एनालिसिस में देखो कोई आउटबाउंड लिंक नहीं है, तो हमें आउटबाउंड लिंक मेंशन करने हैं। इमेज की फ्रेजेस नहीं है, मतलब इमेज का ऑल टेक्स्ट नहीं है, सारी चीज़ें हमको बता रहा है, तो हमें इमेज का ऑल टेक्स्ट लगाना पड़ेगा। एसईओ के ऊपर मैंने बहुत ही डेडिकेटेड प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है। तो जो बेसिक्स हैं कि ऑल टेक्स्ट क्या होता है, टाइटल कैसे लिखना चाहिए, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना चाहिए, वो अगर आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो एक एक वीडियो में बहुत डिटेल में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। यहाँ पर केवल उनका इम्प्लीमेंटेशन हम देख रहे हैं कि योस्ट एसईओ की हेल्प से किस टाइप से वो चीज़ें सारी हम किसी अपने पेज के ऊपर या फिर हम अपने ब्लॉग पोस्ट के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे इंटरनल लिंक का एरर ये आपको दे रहा है कि आपने इंटरनल लिंकिंग को ठीक तरीके से यूज़ नहीं किया है, की फ्रेज को इंट्रोडक्शन में नहीं यूज किया है। मतलब इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है यहां पर आपने की फ्रेज को नहीं यूज किया है, तो दैट यू हैव टू डू इट। की फ्रेज की डेंसिटी ऑप्टिमम नहीं है, जिसको आप कीवर्ड डेंसिटी बोलते हैं, उसकी ये बात करें। मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ नहीं ऑप्टिमम है, हमने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा ही नहीं वहां पर, इसलिए बोल रहा है। की फ्रेज इन सब हेडिंग्स, जैसे वेबसाइट के स्ट्रक्चर के लिए जो हमें पता है कि हमें H1 यूज करनी होती है, H2 यूज करनी होती है, H3 यूज करनी होती है, मल्टीपल H2 यूज करनी होती है, तो हमारा जो कीवर्ड है वो हमारे हेडिंग्स में भी होना चाहिए। तो दैट यू हैव टू डू। टेक्स्ट लेंथ में भी कुछ क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। की फ्रेजेस इन टाइटल, सब टाइटल मैंने लिखा था वहां पर तो हमने की फ्रेजेस डाल दिए, तो वो यहाँ पर बता रहा है कि अभी भी उसमें भी आपको थोड़े से इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी है, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं आप वहां पर। देन गुड रिजल्ट्स में भी कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर मिल गई। अब रिलेटेड की फ्रेजेस तो हम लोग यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते, और एसईओ परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए भी हमें कोई एक दूसरा थर्ड पार्टी टूल के साथ इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन ट्रैक कि हमारा जो कीवर्ड था उसके ऊपर हमारी पोजीशन क्या है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी पोजीशन किस तरीके से इंप्रूव हो रही। क्योंकि एसईओ आप इसीलिए कर रहे हैं ना कि आपका जो कीवर्ड है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी रैंकिंग जो है वो इंप्रूव हो, तो उसको ट्रैक करने के लिए भी कुछ टूल्स चाहिए। तो उन टूल्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योस्ट एसईओ।
कॉर्नर स्टोन कॉन्टेंट अगर आपको इसको बनाना है, इफ यू वांट टू मेक दिस एज कॉर्नर स्टोन कॉन्टेंट, लगता है आपको कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ये आपकी वेबसाइट के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉग कंटेंट है आपकी वेबसाइट का, आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई आता है तो आप चाहोगे कि मेरी वेबसाइट को ठीक तरीके से समझने के लिए जो इंपॉर्टेंट ब्लॉग पोस्ट है उनमें से एक है ये, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप कॉर्नरस्टोन कंटेंट मार्क कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाया हुआ है कि कॉर्नरस्टोन कंटेंट क्या होता है। योस्ट प्लगइन वाली प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये चीजें मिल जाएंगी। फाइन, देन वी हैव द एडवांस्ड ऑप्शन, जिसकी अभी हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि मेटा रोबोट से रिलेटेड है, ब्रेडकम टाइटल से रिलेटेड है। कैनोनिकल यूआरएल अगर आप यहाँ पर लीव कर देते हैं तो सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन के बेसिस पर ये पेज जो है सेल्फ कैनोनिकलाइज्ड हो जाता है, ठीक है, अगर आप इसको बाय डिफॉल्ट इसी तरीके से छोड़ देते हैं। देन कम्स द रीडेबिलिटी, तो रीडेबिलिटी में जो एनालिसिस होती है वो बस इसी चीज के अराउंड होती है कि जो आपने कंटेंट लिखा है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो फ्लैश रीडिंग ईज की अगर हम बात करें तो ये स्कोर बहुत अच्छा नहीं है, सेंटेंस लेंथ में भी क्वेश्चन मार्क है, ट्रांजिशन वर्ड्स भी ठीक तरीके से नहीं यूज किए गए और कुछ जो पॉइंट्स ठीक हैं वो यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद स्कीमा, तो योस्ट प्लगइन ये आइडेंटिफाई कर लेती है कि आपके इस पेज के लिए कौन से स्कीमास बेस्ट रहेंगे, तो इसके बेसिस पर ये बता रहा है आपको। जैसे यहाँ पर आप देखो, this helps search engines understand your website and your content. You can change some of your settings for the page below. The page type is, जैसे अगर हम चाहें कि हमारा पेज टाइप कौन सा है, ठीक है, तो दिस इज पोस्ट वाला पेज टाइप है। तो पोस्ट टाइप में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, जैसे ब्लॉग पोस्ट बेस्ड अगर हमें स्कीमा यूज करना है तो दैट वी कैन ऑल्सो यूज। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में अगर आप देखो तो सोशल से रिलेटेड हमें चीज़ें देखने को मिलती है कि अगर हम शेयर करेंगे इस पोस्ट को तो फेसबुक पे किस टाइप से दिखाई देगी, उसी तरीके से ट्विटर पे किस तरीके से दिखाई देगी, तो ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो दिस इज रिलेटेड टू सोशल शेयरिंग। जैसे यहाँ पर आप देखो लिखा भी हुआ है, इफ यू वांट टू सी हाउ योर कंटेंट विल लुक व्हेन इट इज शेयर्ड ऑन फेसबुक दैट यू कैन सी ओवर हेयर, ठीक है। तो आई बिलीव ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सिंपल से ये ऑप्शंस है, बट एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि योस्ट एसईओ यूज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टाइटल्स क्या हैं, डिस्क्रिप्शंस क्या हैं, स्कीमा क्या होता है। जैसे यहाँ पर अभी हम लोग कैनोनिकल की बात की, कैनोनिकलाइजेशन क्या होता है, ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप उसको फिर योस्ट के हेल्प से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। फाइन, तो योस्ट इज़ अ टूल जो आपको ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है, बट इसके लिए आपको जो बेसिक्स हैं एसईओ के वो आपके क्लियर होने चाहिए। गाइस, योस्ट एसईओ कोर्स के आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सोशल सेटिंग्स एंड ओपन ग्राफ सेटिंग्स इन योस्ट एसईओ। तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि ऑप्शंस हमें कहां पर दिखते हैं और उसके बाद देखेंगे ऑप्शंस हमें एसईओ में किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो गाइस, मैं आ जाता हूं यहां से जो हमारी वेबसाइट है उसके बैकएंड में, और योस्ट एसईओ के अंदर आपको जाना है सोशल वाले सेक्शन पे जो आप यहां पर देख रहे हो। तो मैं सोशल वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहां पर हमें सोशल रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं वो देखने को मिलेंगी। तो देखो यहां पर सबसे पहले आप क्या देख रहे हो, यहां पर आपको ऑर्गेनाइजेशन सोशल प्रोफाइल दिख रहा है। अब यहां पर हो सकता है आपको पर्सन सोशल प्रोफाइल भी दिखता, ठीक है, बट वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोगों ने इस वेबसाइट की जो सेटिंग करी है वो एज ऑर्गेनाइजेशन करी हुई, कि ये जो हमारी वेबसाइट है वो एज ऑर्गेनाइजेशन। ये आप चेंज भी कर सकते हैं, मैं आपको इस चीज के बारे में बता देता हूं। जैसे मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूं इसको, और सर्च अपीयरेंस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखो नॉलेज ग्राफ एंड स्कीमा जो है वो आपके किस तरीके के डेवलप होंगे वो आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, राइट। तो मैंने क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर, इसलिए मुझे जो यहाँ पर सेटिंग्स दिखाई दे रही हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन सोशल प्रोफाइल की मुझे यहाँ पर सेटिंग्स दिखाई दे रही हैं। तो मुझे जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो सोशल प्रोफाइल्स हैं उनका मुझे यहाँ पर एड्रेस मेंशन करना है। जैसे फेसबुक का आपको ये एड्रेस दिख रहा होगा, ट्विटर का ये आपको दिख रहा है, इसी तरीके से आप जो आपकी दूसरी सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स हैं, सोशल प्रोफाइल्स हैं, उनको आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे कि जब हम लोग यहाँ पर आए हुए थे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है नॉलेज ग्राफ एंड स्कीमा, दिस डेटा इज शोन एज मेटा डेटा इन योर साइट, इट इज इंटेंडेड टू अपीयर इन गूगल्स नॉलेज ग्राफ, यू कैन बी आइदर एन ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्सन। तो अगर आप यहाँ पर जो आपके सोशल प्रोफाइल्स हैं ये सारी चीज़ें अगर आप प्रॉपरली मेंशन करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपके नॉलेज ग्राफ में अपीयर हो सकती है अगर आपका नॉलेज ग्राफ शो होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर TCS एंटर करता हूँ तो आप देखोगे राइट साइड में हमें एक नॉलेज ग्राफ दिख रहा है, और अगर आप नीचे आओगे तो ये जो आप प्रोफाइल्स देख रहे हो ये इसी वजह से आपको दिख रही है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इस टाइप से जो है वो सोशल प्रोफाइल्स वेबसाइट में इन द फॉर्म ऑफ मेटा डेटा हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब अगर आप मेटा डेटा के फॉर्म में सोशल प्रोफाइल्स को मेंशन कर देते हैं तो ये इस बात की गारंटी नहीं देता है कि ये यहाँ पर शो करेगा ही करेगा, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है, बट इसकी वजह से यहाँ पर शो हो सकता है। फाइन, तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा
कि इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट अगर आप यहां पर देखो, जैसे आप फेसबुक का ऑप्शन देख रहे हो, ट्विटर का ऑप्शन देख रहे हो, पिंटरेस्ट का ऑप्शन देख रहे हो, दीज आर बेसिकली फॉर ओपन ग्राफ। तो इसकी हेल्प से आप ओपन ग्राफ की जो मेटा डेटा है वो यहां पर इनेबल कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं। अब ओपन ग्राफ का मतलब क्या होता है, देखो जब कभी भी आप अपने वेबसाइट को फेसबुक के ऊपर शेयर करेंगे तो वो जो वहां पर एक प्रीव्यू टाइप का अपीयर होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ओपन ग्राफ। तो यहां पर मैं फेसबुक के ऊपर आ चुका हूं एंड अगर मैं ये जो हमारी वेबसाइट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से, और हम लोग यहां पर इसको मेंशन करते हैं एक बार के लिए। तो आप देखते हो जैसे ही आप इसको मेंशन करते हो यहां पर आपको एक प्रीव्यू दिखता है, राइट, एंड दिस प्रीव्यू इज बिकॉज ऑफ दिस मेटा डेटा। यहां पर जो आप मेटा डेटा देख रहे हो उसकी वजह से। तो यहां पर आप देखो, इनेबल दिस फीचर इफ यू वांट फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया टू डिस्प्ले अ प्रीव्यू with images and a text excerpt when a link to your साइट इज शेयर। ठीक है, और इस चीज का प्रीव्यू आप तब भी देख सकते हो जब आप अपने पोस्ट वगैरह के ऊपर जाओगे। जैसे मैं आपको क्विकली दिखा देता हूं, यहां पर अगर आप अपने पोस्ट के ऊपर जाओगे तो वहां पर भी जो योस्ट की सेटिंग्स होती हैं, जैसे मैं इसी पोस्ट के ऊपर आ जाता हूं यहां पर एक बार। हम लोग इस पोस्ट को काफी देख रहे हैं, काफी यूज कर रहे हैं, योस्ट प्लगइन वाले जो ट्यूटोरियल्स हैं इसमें हम लोगों ने काफी यूज किया हुआ है। तो मैं अगर इस पोस्ट को एक बार के लिए एडिट मोड में लेता हूं तो यहां पर जो योस्ट की सेटिंग्स आपको दिखेंगी उसमें भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सोशल मीडिया प्रीव्यू जो है वो देख सकते हैं। तो मैं यहां से देखो राइट में योस्ट ओपन कर लूंगा तो आप देख रहे हो ये फेसबुक प्रीव्यू आपको दिख रहा है। तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली फेसबुक इमेज, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन आपको मेंशन करना है, जो कि यहां पर जो है वो शो हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये यहां पर शो हो रहा है, ठीक है, और आपको शो कराना है या नहीं कराना है दैट यू कैन बेसिकली कंट्रोल फ्रॉम हियर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर रखा है, ओपन ग्राफ मेटा डेटा जो है उसको इनेबल कर रखा है। सिमिलरली आप ट्विटर के लिए भी कर सकते हैं यहां पर, सिमिलरली आप जो पिंटरेस्ट है उसके लिए भी आप यहां पर कर सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हो यहां पर डिफॉल्ट इमेज का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो अगर आपका जो पेज या पोस्ट कोई शेयर हो रहा है और उसके ऊपर कोई इमेज नहीं है, इन दैट पर्टिकुलर केस ये वाली जो इमेज है ये एज अ डिफॉल्ट इमेज जो है वो यूज होगी। तो ये छोटे छोटे ऑप्शंस आपको मिलते हैं योस्ट एसईओ के अंदर जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो फेसबुक ओपन ग्राफ मेटा डेटा को आप यूज कर सकते हैं, सोशल अकाउंट्स को यहाँ पर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके नॉलेज ग्राफ में, तो मैंने एक कंपनी का नॉलेज ग्राफ आपको खोल के दिखाया था टीसीएस का, इसी तरीके से इंडिविजुअल का भी आप खोल सकते हैं। मैं सचिन तेंदुलकर का यहाँ पर खोलता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर प्रोफाइल्स आपको दिख रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ दैट ऑप्शन ओनली जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, बट जैसा मैंने बताया गारंटी नहीं देता है, तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गाइस, योस्ट एसईओ के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले अबाउट विंचर इंटीग्रेशन इन योस्ट एसईओ। अब विंचर भी एक तरीके का एसईओ टूल ही है, बट इसको हम क्यों यूज करते हैं योस्ट एसईओ के अंदर, इसको हम लोग समझते हैं। देखो होता क्या है कि मान के चलते हैं वर्डप्रेस के ऊपर आपने एक ब्लॉग पोस्ट लिखी और उस ब्लॉग पोस्ट का आपने प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइजेशन किया। प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइजेशन का मतलब प्रॉपर ऑन पेज आपने उसको किया, आपने उसका चेक किया जो इंटरनल लिंक्स है उनकी स्ट्रैटेजी ठीक है या नहीं है, ये सारी चीजें आपने करी। उसके साथ साथ जब अपनी पोस्ट लिखते हैं और योस्ट की हेल्प से उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं तो आपको जो आपका की फ्रेज होता है, प्राइमरी की फ्रेज होता है, वो भी आपको मेंशन करना पड़ता है वहां पर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है जिसके लिए आप उस पोस्ट को जो है वो ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। तो आप ये भी स्टडी करना चाहेंगे, ये भी समझना चाहेंगे, इस चीज की भी डेटा देखना चाहेंगे कि जो मैंने की फ्रेज वहां पर यूज किया हुआ है उस की फ्रेज की रैंकिंग क्या है, मतलब उस की फ्रेज के ऊपर जो हमारी पोस्ट है वो कहां पर रैंक कर रही है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो डायरेक्टली योस्ट के अंदर आपको इस चीज का कोई फीचर नहीं मिलता है, विंचर को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा योस्ट एसईओ के साथ। तो बड़ी सिंपल सी चीज है और ये इंटीग्रेशन भी अभी कुछ समय पहले ही आया हुआ है, मतलब शायद 3-4-5 महीने पहले ही आया हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुए इस इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस हुए, उससे पहले नहीं था। फाइन, तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं हमारे योस्ट एसईओ के अंदर और सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन में जाना है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको विंचर इंटीग्रेशन दिख रहा है, तो बाय डिफॉल्ट ये ऑन ही रहता है, आप इसको ऑन ही रखें, ठीक है। और अगर ये ऑफ है तो फिर इसको ऑन कर लीजिएगा, बट बाय डिफॉल्ट जैसा मैंने बताया आपको ये ऑन ही रहेगा। अब इसको किस तरीके से हमें एक्टिवेट करना है, क्योंकि विंचर भी एक तरीके का एसईओ टूल ही है, तो उस टूल के ऊपर भी एक तरीके से आपका अकाउंट होना चाहिए, फिर आप उसको यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे। बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। आपको क्या करना है, आपको जाना है सीधे पोस्ट में। जैसे यहाँ पर मैं पोस्ट की बात कर रहा हूँ, अगर आप पेज की बात कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, पेज पे भी जा सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग पोस्ट की बात करें, ठीक है। मैं पोस्ट के ऊपर आ जाता हूँ। अब जब आप पोस्ट के ऊपर आएंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ट्रैक एसईओ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो आपको ट्रैक एसईओ परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर, और आपका जो की फ्रेज है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें, ठीक है, क्योंकि की फ्रेज की जरूरत पड़ेगी आपको, जो आपका फोकस की फ्रेज है, उसके बिना आप एसईओ की परफॉर्मेंस को नहीं ट्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसे टाइप कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, ठीक है।
एंड उसके बाद हम लोग वापस ट्रैक एसईओ परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहां पर आप देखो, यहां पर आपको दिख भी रहा होगा, विद वेंचर यू कैन ट्रैक द रैंकिंग पोजीशन ऑफ योर पेज इन सर्च रिजल्ट्स बेस्ड ऑन योर की फ्रेज। आप कोई ऐसा तो करेगा नहीं कि बार बार आप गूगल क्रोम के ऊपर जाओगे, आपके जो की फ्रेजेस हैं या जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको आप टाइप करोगे और चेक करोगे मेरा पेज कहां पर रैंक कर रहा है। ये कोई एक अच्छी एक्टिविटी तो है नहीं, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, कनेक्ट विद वेंचर के ऊपर जाना है, कुछ स्टेप्स देगा आपको और उन स्टेप्स के बेसिस पर आपका जो अकाउंट वगैरह है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं गूगल से ही एक अकाउंट बनाकर इसमें इंटीग्रेट कर देता हूं। लेट से मैं इस वाली आईडी को यूज कर लेता हूं यहां पर, ठीक है। यहां पर हम लोग इसको अलाउ ऑल कर देंगे। सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं, कंटिन्यू कर देना हमें एंड देन वी हैव टू अप्रूव, क्योंकि हमें परमिशंस देनी पड़ेंगी, ठीक है, दोनों टूल्स को कनेक्ट करने के लिए। दैट्स इट, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर आपका की फ्रेज आपको यहाँ पर दिख रहा है और मैं इसकी ट्रैकिंग ऑन कर देता हूँ तो आपको यहाँ पर जो उसकी पोजीशंस हैं वो दिखने लगी। जैसे अभी ये ट्रैक कर रहा है कि हमारा ये वाला जो पेज है वो इस की फ्रेज के ऊपर कहाँ रैंक कर रहा है और उसकी पोजीशन ओवर द टाइम जो है, अगर हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो किस तरीके से इंप्रूव या डिक्रीज हुई, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब क्योंकि हम लोग फ्री योस्ट को यूज कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर केवल एक ही की फ्रेज को मेंशन करने का ऑप्शन होता है। अगर आप पेड टूल को यूज कर रहे होते तो 5 की फ्रेजेस को आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते थे, और अगर उनसे ज्यादा की फ्रेजेस को आपको ट्रैक करना है देन आपको जो वेंचर टूल है इसका भी पेड सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है। फाइन, तो हम लोग इसको क्लोज करते हैं। एक बार मैं वापस इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 100th पोजीशन से भी आगे ये कहीं पर रैंक कर रहा है, ठीक है। एंड पोजीशन ओवर द टाइम अगर आप देखना चाहें तो उसके लिए फिर आपको इस टूल के अंदर प्रॉपर लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे मैं एक बार आपको लॉगिन करके दिखा दूं, क्योंकि हम लोग का अकाउंट तो ऑलरेडी बन चुका है, तो मैं उसी आईडी को यूज करके यहाँ पर क्विकली लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर, तो ये पोजीशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो चेंजेस हुए होंगे उसमें वो सारे आपको यहाँ पर दिख रहा है। एवरेज पोजीशन कितना है, ट्रैफिक कितना है, फर्स्ट पोजीशंस कितनी है, ठीक है, और एक ही कीवर्ड है हमारा, उसकी पोजीशन क्या है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस टूल के अंदर जो अवेलेबल होती हैं वो आपको यहाँ पर दिख रही हैं, बट हम लोग केवल अभी इसको जो हमारा योस्ट एसईओ के अंदर इंटीग्रेशन वाला ऑप्शन था उसके रिस्पेक्ट में समझ रहे थे। दोस्तों आशा करता हूँ ये छोटे छोटे फीचर्स आपको समझ में आ रहे होंगे। गाइस, योस्ट एसईओ प्लगइन कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ब्रेडक्रम सेटिंग्स। गाइस, ब्रेडक्रम सेटिंग्स क्या होती हैं योस्ट प्लगइन के अंदर, और ब्रेडक्रम का सबसे पहले तो हम लोग मतलब समझेंगे कि ब्रेडक्रम का क्या मतलब है और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, किस टाइप से इसकी सेटिंग्स हम लोग योस्ट एसईओ के अंदर कर सकते हैं। तो जिन लोगों को ब्रेडक्रम्स नहीं पता है मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे आप जब कभी किसी वेबसाइट के ऊपर जाते होगे तो आप देखते होगे कि वेबसाइट के टॉप में आपको कुछ इस टाइप की चीज़ें भी दिखती हैं। फाइन, कि आप एक्चुअली कहाँ पर हैं, किस कैटेगरी के ऊपर हैं आप या किस पेज के ऊपर हैं आप, ये ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं वेबसाइट के ऊपर इस तरीके से, और ये क्लिकेबल लिंक होते हैं। मतलब अगर मैं मॉनिटर के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं वापस मॉनिटर वाली कैटेगरी में चला जाऊंगा। अगर मैं कंप्यूटर्स एंड टेबल्स पे क्लिक करूंगा तो मैं वापस कंप्यूटर्स एंड टेबल्स वाले कैटेगरी जो है वहां पर चला जाऊंगा। और अगर यहाँ पर देखिए आपको जैसे बेस्ट बाई दिख रहा है, बट हो सकता था कि यहाँ पर ये होम लिखा होता, तो आप इसको क्लिक करते तो आप होम पेज के ऊपर चले आते, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये यूजर के लिए काफी यूजफुल है। हाँ, बिल्कुल ये यूजर के लिए यूजफुल है, और साथ ही साथ गूगल भी इसको पसंद करता है, क्योंकि गूगल को हर वो चीज पसंद है जो बेसिकली आपकी वेबसाइट के नेविगेशन स्ट्रक्चर के बारे में गूगल को बताए। फाइन, तो ब्रेडक्रम भी एक ऐसी एंटिटी है जो ये बताती है कि आपकी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से योस्ट के अंदर भी हमें सेटिंग्स मिलती हैं जहां पर हम लोग ब्रेडक्रम रिलेटेड जो चीजें हैं उनको सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक दो पॉइंट है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी वर्डप्रेस की जो थीम है वो ब्रेडक्रम सपोर्ट करती है या नहीं। सबसे पहले तो आपको यही चेक करना पड़ेगा। अगर नहीं करती है तो फिर आपको डेवलपर की हेल्प से जो ब्रेडक्रम रिलेटेड कुछ कोड है वो वेबसाइट के अंदर लगाना पड़ेगा, ताकि वो ब्रेडक्रम्स शो कराने के लिए एलिजिबल हो जाए, या हम लोग कहें इसको कि सपोर्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अभी मैं वो भी बता दूंगा आपको। उसके बाद हम यहाँ पर ब्रेडक्रम्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो लेट से अगर मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट के बैकएंड में आ जाऊंगा तो यहाँ पर आप देखो सर्च अपीयरेंस में जाना है, ये सारी चीज़ें हमें सर्च अपीयरेंस के अंदर ही मिलती हैं, और यहाँ पर आपको ब्रेड क्रम्स का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं ब्रेड क्रम्स से रिलेटेड, आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स आपको दिख रही हैं यहाँ पर ब्रेड क्रम्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देखो सेपरेटर बिटवीन ब्रेड क्रम्स, तो यहाँ पर सिंबल है, ठीक है। तो आप इस सिंबल को यूज़ कर सकते हैं, किसी दूसरे सिंबल को यूज़ करना है तो वो आप सिंबल को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो पहले ही था मैं उसी को ले लेता हूँ यहाँ पर, ये ठीक है, ये फाइन है। एंकर टेक्स्ट फॉर द होम पेज, जो स्टार्टिंग पेज होगा जिसकी मैं इस वाले पेज की बात कर रहा था, ये वाला, ये होम रहेगा, इसका जो एंकर टेक्स्ट है
वो होम रहेगा यहाँ पर, ठीक है। प्रीफिक्स फॉर द ब्रेड क्रम पाथ, वो अगर आप सेट करना चाहे वो भी कर सकते हैं। प्रीफिक्स फॉर आर्काइव्स ब्रेड क्रम्स, जो आर्काइव्स ब्रेड क्रम्स होते हैं उनके प्रीफिक्स में आर्काइव फॉर लिखा हुआ दिखेगा आपको। प्रीफिक्स फॉर सर्च पेज ब्रेड क्रम्स, अगर आप सर्च पेज ओपन करते हैं, कुछ सर्च करते हैं वर्डप्रेस में जाकर, उससे जो पेज ओपन होता है वहां पर आपको यूज सर्च फॉर दिखेगा। जैसे यहां पर अगर आप देखो तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर मॉनिटर्स दिख रहा है और ऑल मॉनिटर्स दिख रहा है, बट अगर आप कुछ यहाँ पर सर्च करोगे तो यूज सर्च फॉर करके आपको दिखेगा, क्योंकि वहां पर उस सर्च से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं वो आपको दिखेंगे। आई बिलीव ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। और ब्रेड क्रम फॉर 404 के ऊपर अगर हम जाते हैं और 404 पेज होता है तो वहां पर जो ब्रेड क्रम है वो कौन सा होगा, एरर पेज नॉट फाउंड, ये लिख के आएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो आई बिलीव ये बेसिक सेटिंग्स हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। एंड जैसे मैंने बताया कि अगर आपके थीम के ऊपर ब्रेड क्रम्स नहीं एक्टिवेटेड है, वो ब्रेड क्रम्स को सपोर्ट नहीं करता है, तो उसका भी यहाँ पर अगर आप नीचे आओगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन दिख जाएगा। देखो, हाउ टू इंसर्ट ब्रेड क्रम्स इन योर थीम, और यहाँ पर ये कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है योस्ट का, इसको आप डेवलपर को दे सकते हैं या आप खुद भी पढ़ के इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास इनेबल और डिसेबल करने का भी ऑप्शन है, तो अगर मैं डिसेबल कर दूं तो जो ब्रेड क्रम्स है वो डिसेबल हो जाएंगे, अगर हम लोग इनेबल कर दें हमारे ब्रेड क्रम्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। फाइन। उसके बाद जो लास्ट पेज होता है हमारा, जैसे ये वाला जो पेज आप देख रहे हो, ठीक है, ऑल मॉनिटर्स, आप चाहते हो कि इसको हम बोल्ड करें तो उसका भी ऑप्शन है आपके पास, आप चाहो तो इसको बोल्ड कर सकते हो, वहां पर बोल्ड जो है वो दिखाई देगा। थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जो फीचर्स हैं वही हैं यहाँ पर, क्योंकि देखो एक चीज तो आपने कंफर्म कर दी कि मुझे ब्रेड क्रम्स दिखाने या नहीं दिखाने, अगर दिखाने तो ठीक है इनेबल कर दिया, नहीं दिखाने तो डिसेबल कर दिया। अब उसके बाद जो ऑप्शन आपके पास बचता है वो यही होता है कि आप उसकी फॉर्मेटिंग कर पाए, उसका जो लुक है उसको थोड़ा सा आप कंट्रोल कर पाए। टैक्सोनॉमीज टू शो इन ब्रेड क्रम्स फॉर कंटेंट टाइप्स, जैसे पोस्ट हैं, ठीक है, तो आप पोस्ट को कैटेगरी में शो करना चाहते हैं। जैसे आपने बहुत सारी जो पोस्ट लिखी, लेट्स से आपने पोस्ट लिखी स्पोर्ट्स के ऊपर, और वो जो पोस्ट है, क्योंकि जब हम टैक्सोनॉमी की बात करें, टैक्सोनॉमी का मतलब ये हुआ कि आपने उसको ग्रुप करके रखा हुआ है। तो जैसे 10 पोस्ट मैंने स्पोर्ट्स के ऊपर लिखी और उनको एक कैटेगरी दे दी, स्पोर्ट्स कैटेगरी, उसी तरीके से हमने क्या किया, हमने प्रोडक्ट्स को कैटेगरी दे दी, ठीक है। इसी तरीके से हमने प्रोडक्ट्स को टैग दे रखे, पोस्ट को टैग दे रखे, तो आपने ग्रुप कैसे कर रखा है, जैसे आप कुछ पोस्ट लिखते हैं और उनको टैग देना चाहते हैं न्यू पोस्ट, ठीक है, ये कस्टमाइज करके हम बना सकते हैं। तो हमने उन पोस्ट को एक टैग दे दिया न्यू पोस्ट, तो वो न्यू पोस्ट के नाम से वो सारी पोस्ट जो है हमारी वो ग्रुप हो गई। तो जैसे मैंने यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर ली तो उस पर्टिकुलर पोस्ट की जो कैटेगरी है वो वहां पर दिखाई देगी। फाइन। तो ये कुछ बेसिक से फीचर्स हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रेड क्रम्स कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यूजर के एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और एज वेल एज गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो यहां पर आप देख रहे हो जैसे कंटेंट टाइप्स आर्काइव टू शो इन ब्रेड क्रम्स फॉर टैक्सोनॉमीज, तो ये एडवांस फीचर है, आप इसको बाय डिफॉल्ट इसी तरीके से यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेड क्रम्स को किस तरीके से यूज करना है। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।